अब आ जाते हैं लास्टली जो हमारे कुछ छोटे छोटे 2-3 टॉपिक्स हैं। नंबर वन इज द प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर जो है ना वो हमें थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत होगी। ऑब्वियसली जब आप एक सर्विस इंडस्ट्री में जा रहे हो तो एक चीज यहाँ पर आप लोगों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत होगी कि रेपुटेशन से ज़्यादा, ऑब्वियसली वो मैन्युफैक्चरिंग में भी डेफिनेटली होता है, लेकिन सर्विस इंडस्ट्री में खास तौर पे रेपुटेशन से ज़्यादा और चीज़ कोई मैटर नहीं करती है। सो और वो रेपुटेशन जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस तो ज़रूरी है ही, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ अच्छी क्लाइंट हैंडलिंग, अच्छी मॉरल एथिक्स, अच्छी प्रैक्टिसेस, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वहाँ पर, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। सो जब हम एथिक्स की बात करते हैं ऑब्वियसली, सो वहाँ पर सबसे पहली जो चीज़ आ जाती है वो तो ऑब्वियसली ऑनेस्टी आ जाती है, ठीक है। कि एक चीज़ आई डोंट नो, हमारी आई मीन सॉर्ट ऑफ वो एक सोसाइटी का ही प्रॉब्लम सॉर्ट ऑफ नज़र आता है कि हम सेल्स करने के लिए या क्लाइंट क्लोज करने के लिए बेहिसाब, आई मीन वो वहाँ पर झूठ बोलने में हम कोई आई मीन कोई हेजिटेशन जो है ना वो नहीं आती हमारे अंदर कि सॉर्ट ऑफ कि ये हम एक्चुअली जो है वो एक गलत काम कर रहे हैं या हम मिस कमिट कर रहे हैं कोई चीज़। बस वो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम क्लाइंट जो है वो कन्वर्ट कर लें, ठीक है। और हमें लगता है कि क्योंकि हम झूठ नहीं बोलेंगे या हम उसको गलत अ, अपनी जो स्किल सेट है वो उसको ओवर स्टेट नहीं करेंगे, सो उसकी वजह से हमें काम नहीं मिलेगा, ठीक है। सो प्रॉब्लम इज कि तो उसकी बेसिस में हम ये एक ड्राइव कर लेते हैं कि भाई हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, सो वो हमने एक प्रैक्टिस बना लिया है उस चीज़ को। बट आई पर्सनली बिलीव कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास स्क्रीनशॉट्स हो या आपने कोई पास्ट में एक्सपीरियंस किया हो, आपका वर्क एक्सपीरियंस हो, जब ही जाकर आपको क्लाइंट मिलेगा, ठीक है? ये ज़रूरी नहीं है। मैंने अपना जो पहला क्लाइंट अर्न किया था, मेरे पास भी उस वक़्त कोई एक्सपीरियंस नहीं था और मेरे पास कोई स्क्रीनशॉट्स नहीं थे, सो मुझे बड़ा अजीब-सा लगता था और मैंने कभी कोशिश नहीं की कि मैं गलत स्क्रीनशॉट्स किसी के कॉपी करके वो उनको प्रेज़ेंट करूँ अपने पोर्टफोलियोज़ में या इस तरह की प्रैक्टिसेस करूँ। सो मेरे पास आई मीन बहुत लिमिटेड जो एरियाज़ रह गए थे ऑब्वियसली कि जिसके थ्रू कन्वर्जन जो थी वो की जा सकती थी। जब सो मैं ये करता था, मैं ग्रुप्स को एक्सप्लोर करता रहता था और वहाँ पर जो भी पीपीसी से रिलेटेड क्वेश्चनिंग्स और क्वेरीज़ वगैरह आती थी, मैं वहाँ पे बड़े थॉरो और डिटेल्ड आंसर्स करता था उनको, और उसी के थ्रू जो है मुझे सॉर्ट ऑफ कुछ इनिशियल कन्वर्जन जो है वो मिल गई कि वो डायरेक्टली लोगों ने इनबॉक्स खुद अप्रोच किया कि वी वांट टू हायर यू और आप हमारी पीपीसी मैनेज करो। सो वो जो कन्वर्जन है वो बेस्ड ऑन द नॉलेज, ठीक है। सो वो नॉलेज का परसेप्शन जो है वो तो विद कम्युनिकेशन भी आप डेवलप कर सकते हो कि आपको कितनी नॉलेज है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है, और ये बहुत सारे लोग प्रैक्टिस कर भी रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी तरफ जो है वो कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी भी डेवलप हुई हैं कि जहाँ पर हम फेक स्क्रीनशॉट्स और ये सारी फेक प्रोफाइल्स और आई मीन फेक पोर्टफोलियोज के ऊपर भी काम करते हैं। सो अगर कोशिश करें तो उसको अवॉइड करें, जितना कोशिश कर सकते हैं उसको अवॉइड करें। सो ऑब्वियसली वो ऑनेस्टी वाला फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो लेकिन ये कि अगर आप कंटिन्यूअसली करते रहोगे काम, सो आई ट्रस्ट मी कि आपका जो आपकी जो फाइनेंशियल आपका जो बेसिकली रिस्क जो है ना वो डिपेंड नहीं करता आपके स्क्रीनशॉट्स और आपके पोर्टफोलियोज के ऊपर। वो जब आना है उसने वो दरवाजे तोड़ के आता है, ठीक है। सो अगर आप ऑनेस्टी के साथ भी लगे रहोगे ना तो वो चीज़ आप अचीव कर लोगे डेफिनेटली। सो उस चीज़ को मेक श्योर करें, ओवर कमिटमेंट जो है उनको अवॉइड करें। दूसरा एक जो चीज़ मैंने नोटिस की है
अमंग द कम्युनिटीज़। मुझे बहुत सारे पीपीसी मैनेजर्स जो है ना, वो ख़ास तौर पे यहाँ कराची में तो बहुत सारे लोग मिलते हैं। तो अब उन्होंने अकाउंट क्लाइंट क्लोज़ भी कर लिया है, कन्वर्ट भी कर लिया, अब उनको पीपीसी मैनेज करना नहीं आता, ठीक है? और वो उसी पे आई मीन मुझसे आके जो है वो स्ट्रैटेजीज़ पूछते हैं कि हम इसको कैसे करें, क्या करें, ठीक है? तो वहाँ पर मैं उनको हमेशा जो है वो एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि भाई देखो, आपको काम सीखना है, ठीक है, फेयर इनफ कि आपका वो रीज़न है कि वो उस बेसिस पे आपने अकाउंट एक क्लाइंट का ले लिया है, आपने उसको क्लोज़ कर लिया है, ठीक है। लेकिन अब उसके पैसे तो रिस्क पे ना डालो ना। अगर आपको पीपीसी या उस तरह का उसको मैनेज करने का एक्सपोज़र नहीं है, तो एट लीस्ट उसको रिस्क पे तो ना डालें, उसको कोशिश करें कि आप किसी सीनियर के साथ अलाइन हो जाएँ, जो कि 2-3 प्रोजेक्ट जो है वो ऑलरेडी हैंडल कर चुका हो, उसके साथ अलाइन हो जाएँ, उसको कहें कि यार आप ये अकाउंट मेरे साथ देखें, ताकि मेरी लर्निंग भी एस्टेब्लिश हो जाए। जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, उसमें मेजॉरिटी शेयर आप ले लेना और मुझे वो सॉर्ट ऑफ एक आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है कि आप उसमें से एक छोटा-सा एलिमेंट फाइनेंशियल कंपनसेशन के तौर पे एक छोटा-सा एलिमेंट आप अपने पास रखते हो। आपका मेजर फोकस जो है वो सॉर्ट ऑफ वो एक्सपीरियंस है, एक्सपोज़र है, ठीक है? सो उसकी वजह से एट लीस्ट ये तो होगा कि उस क्लाइंट की जो इन्वेस्टमेंट है, जो उसका पीपीसी पे स्पेंड होने वाला है, वो तो एट लीस्ट सिक्योर रहेगा ना, उस पे तो बहुत ज़्यादा रिस्क जो है, वो नहीं जाएगा। मैं आई मीन मेरे मेरे सामने ऐसे केसेज़ आए हैं कि जहाँ पर इसी तरह के स्टूडेंट्स ने वो 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार डॉलर जो है वो पीपीसी के उस पे स्पेंड कर दिए और कोई रिज़ल्ट जो है वो जनरेट करके नहीं दिए। सो ऑब्वियसली वो आपने किसी का पैसा बर्बाद तो नहीं करना, ये इंटेंशन तो नहीं होनी चाहिए ऑब्वियसली हमारी। सो फेयर इनफ कि अगर आप काम सीखना चाहते हैं, सो स्टिल कोशिश हमने ये करनी है कि हमने उस क्लाइंट के एसेट्स को, उसकी इन्वेस्टमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। साथ-साथ उसमें अगर हमारी लर्निंग का एक्सपोज़र या कोई अपॉर्च्युनिटी ओपन हो जाती है, फेयर इनफ, लेकिन हमने उस चीज़ को भी प्रायोरिटी देनी है। दूसरी थर्ड थिंग इज़ द कॉन्फिडेंशियलिटी। ये जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम ये ट्रेनिंग सेशंस जो हैं वो कंडक्ट कर रहे हैं, इसमें रिकॉर्डिंग्स इन्वॉल्व्ड हैं। अब कॉन्फिडेंशियलिटी ये कहती है कि भई ये रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो क्योंकि सिर्फ़ उन्हीं मेंबर्स के लिए थी, जो इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग सेशन में एनरोल्ड हैं, ठीक है? बट उसके बावजूद, ठीक है, उसके बावजूद जो है वो ये वीडियोज़ जो हैं वो मार्केट में सर्कुलेट कर रही हैं, ठीक है? सो यहाँ पर आई मीन और मुझे नहीं पता वो जिसने भी किया होगा, ठीक है? और सो यहाँ पर आपने क्या किया, कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रेक किया, ठीक है? जिसकी वजह से आप अपना तो कोई फ़ायदा नहीं कर रहे हो, ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट आपको कोई बेनिफिट नहीं कर रहा। लेट्स से कि मुझे एक ट्रेनिंग मटेरियल मिलता है, ठीक है? और मैं उसको शेयर कर देता हूँ, ठीक है? मैंने कोई लेट्स से मैंने यूडेमी का कोई कोर्स बाय किया और अ, उससे मैंने नॉलेज गेन की और मैंने फिर अपने किसी दोस्त को या 2-3 दोस्तों को उसके साथ आई मीन उसका आईडी पासवर्ड जो है वो शेयर कर दिया। सो अब वो शेयर तो मैंने कर दिया है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि अ, वो पर्टिकुलर शेयरिंग करने से मेरा कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, ठीक है? लेकिन मैं अगले का जिसका कोर्स है ना या जिसका ट्रेनिंग कोर्स मैं शेयर कर रहा हूँ, उसका लॉस कर रहा हूँ, ठीक है? इसी तरीके से जब आप एक पीपीसी क्लाइंट को ऑनबोर्ड करते हो, सो उसकी इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। उसके आई मीन उसके जो अकाउंट है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना उस वो आपकी ज़िम्मेदारी है। सो उस उन पर्टिकुलर अकाउंट्स के ऊपर किसी और रिसोर्सेज़ को या तो अगर आप एंगेज भी कर रहे हो या उससे रिलेटेड डाटा जो है वो शेयर कर रहे हो आउटसाइड किसी और के साथ, सो वहाँ पर एट लीस्ट इतनी कोशिश कर लें कि वो उस पर्टिकुलर क्लाइंट से आप परमिशन जो है वो ले लें और उसकी बेसिस पे कोई चीज़ जो है वो शेयर करें या आप उसके बेसिस पे किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को अपने साथ ऑनबोर्ड करें, ताकि आई मीन आप किसी गलत ट्रैक पे ना जा रहे हो, आपके पास ऑलरेडी उस पर्टिकुलर क्लाइंट की परमिशन है और उसी बेसिस पे वो प्रैक्टिसेस जो है वो सॉर्ट ऑफ आप कर रहे हो, ठीक है? ठीक है, सो आई थिंक कि मैंने यहाँ पर 3 जो मेजर पॉइंट्स हैं ना, जो मुझे नज़र आते हैं ओवरऑल हमारी कम्युनिटी में भी
और वो आहिस्ता-आहिस्ता ना वो इसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में ही इस्टैब्लिश हुए हैं और वो आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो होते जा रहे हैं, ठीक है? उसके इम्पैक्ट जो हैं वो आपको नज़र भी आते हैं, आई एम श्योर आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किए होंगे। सो वो कोशिश अगर हम करें कि वो उनको अवॉइड करें किसी हद तक, ताकि ऑब्वियसली वो फिर वो पूरी कम्युनिटी जो है वो इसी वजह से जो है लोग पाकिस्तानी के बजाय जो है ना वो अब फिलीपींस को सॉर्ट ऑफ प्रेफर करते हैं पाकिस्तानियों के ऊपर कि उनको हायर कर ले, वो ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं, सो एंड सो एक्सेट्रा। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड किसी का कोई सवाल, कोई कमेंट करना चाह रहा हो, सो वो आप लोग आई मीन कोई चीज़ डिस्कस करना चाह रहे हो? नहीं? ओके। सो अनफाल भाई, मेरा एक सवाल है। जी, जी। वो कुछ इस तरह से कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग की जो अगर प्रैक्टिस से रिलेटेड बात की जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं तो अभी बिगनर ही हूँ, और आपका कोर्स लिया, सारी चीज़ टेक्निक्स वगैरह के हिसाब से काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो अगर आपके साथ ही अगर सीखना चाहें, आपकी एजेंसी जो माशाल्लाह अभी आपने एजेंसी बनाई है और सारी चीज़ें की हैं, तो उसमें कुछ आगे चांस मिल सकता है या ऐसे इंटर्नशिप के तौर पे और काम सीखने के हवाले से, तो कुछ इस तरह का आपके बैच के स्टूडेंट्स को कुछ मिलेगा चांस? देखिए, एक तो बैच के स्टूडेंट से रिलेटेड ये कि अ, मेरे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं स्पेसिफिकली फ्रॉम अदर एजेंसीज, जॉब्स वगैरह आती हैं पीपीसी मैनेजर्स से रिलेटेड जो पोजीशंस ओपन होती हैं, तो वो तो मैं डेफिनेटली अपने स्टूडेंट्स के साथ ही शेयर करता हूँ। अ, दूसरी चीज़ जो जहाँ तक बात है मेरी अपनी एजेंसी में या अपनी टीम में, तो उसमें मैं मेरा ना आई मीन एक बड़ा डिसिप्लिन सा रूल है, वो ये है कि मैं उस पर्टिकुलर हायरिंग प्रोसेस में ना अपने आप को कभी भी इन्वॉल्व नहीं करता। सो अगर मेरा कोई स्टूडेंट है, यानी लेट्स से कि मेरी पर्टिकुलर एजेंसी में कोई जॉब ओपनिंग आई है और पीपीसी से रिलेटेड जॉब ओपनिंग आई है, ठीक है? और वो अनाउंस हुई और उस पे किसी लेट्स से किसी मेरे ही किसी स्टूडेंट ने उसको चेकआउट किया और उसने मुझे अप्रोच किया। सो उसको मैं जो सिर्फ़ एक फ़ेवर देता हूँ, वो ये देता हूँ कि भाई मैं आपको इंटरव्यू में तक पहुँचा दूँगा। ठीक है? कि मेरी रेफ़रेंस की बेसिस पे आपका इंटरव्यू जो है वो हो जाएगा, ठीक है? इंटरव्यू क्लियर करना वो आपका काम है, वहाँ पर उससे ज़्यादा इंटरफेरेंस जो है ना मैं आई मीन ना मैं करूँगा, ना मुझसे आप एक्सपेक्ट करें, क्योंकि मेरी टीम भी मुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि मैं किसी को सॉर्ट ऑफ वहाँ पे रेफ़र कर दूँ कि भई फलाँ-फलाँ को हायर कर लो, ठीक है? नहीं, जो एक ड्यू प्रोसेस है, उस ड्यू प्रोसेस से चाहे वो कोई दोस्त हो, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई कम्युनिटी मेंबर हो, वो ड्यू प्रोसेस जो है वो हर एक को फ़ॉलो करना पड़ेगा। सो मेरी तरफ से जो मैं आई मीन पीपीसी डिपार्टमेंट में भी मैं यही प्रैक्टिस करता था कि मैं उस इंटरव्यू पैनल में मैंने अपने आप को उस पर्टिकुलर इंटरव्यू पैनल का जो है वो पार्ट ही नहीं बनाया था कि मैं इंटरव्यू नहीं लूँ। क्योंकि अब ज़्यादातर लोग जो है वो मुझे जानते थे, तो वो मेरे पास आते थे कि आप हमें हायर कर लें। तो मैंने इंटरव्यू पैनल से अपने आप को निकाला कि भई इंटरव्यूज़ मैं नहीं लूँगा। मैंने अपने 2 सीनियर मेंबर्स को इंटरव्यू पैनल में बिठाया कि इंटरव्यू जो है ना वो आपने लेना है और बिल्कुल प्योर स्किल बेस्ड इंटरव्यू लेना है कि जैसे कि आप प्रॉपर एक रिसोर्स के लिए हायरिंग जो है वो कर रहे हो। हाँ, उसके बाद जो लोग मेरे पास आते थे, कोई स्टूडेंट्स आते थे, आई मीन वो आई मीन पूरे ट्रिप में एक दफ़ा लाहौर गया, वहाँ पे मिल गया वो बंदा, क्योंकि उसने गेट पे पकड़ लिया कि भई आप, तो वो हर एक को मैं जितनी फ़ेवर दे सकता था वो बस मैं ये देता था कि मैं उनकी प्रोफ़ाइल जो है वो आगे भेज देता था कि बस उनको इंटरव्यू जो है वो इनके साथ आप लाइन अप कर लें। उसके बाद वो फिर इंटरव्यू के रिज़ल्ट्स हैं, वो उनकी हायरिंग या फायरिंग जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। सो वो मैं यही प्रैक्टिस अगर मेरी, चाहे वो मेरी कंपनी में हो, चाहे वो किसी और एजेंसी में हो, तो मेरा काम है सिर्फ़ प्रोफाइल्स शेयर करवाना और उसकी बेसिस पे वो सॉर्ट ऑफ आपको वहाँ तक इंटरव्यू टेबल तक जो है वो पहुँचा देना। उसके बाद
जो भी काम है वो आप लोगों का काम है, आप लोगों की डेडिकेशन, आप लोगों की स्किल सेट और नॉलेज के ऊपर वो बेस करता है कि वो जॉब जो है वो आप विन कर पाते हो या नहीं कर पाते। ठीक है, थैंक यू। जी अनपाल भाई। जी जी। जी आपसे सवाल कि जो आपका जो फर्स्ट बैच था और ये जो सेकंड बैच है, इसमें कोर्स लाइन में कोई फर्क है, डिफरेंस है, या वही सेम है, या आगे जो आप करवाएंगे तो उसके अंदर कुछ अपग्रेडेशन होगी? अ, आप किस वाले बैच की बात कर रहे हैं, जो अभी ये इसी साल जो हुआ था, आई मीन जो इससे जी पहले जी जो बैच हुआ जी था? जी। ओके। अच्छा, हाँ, उसमें मेजॉरिटी जो कोर्स आउटलाइन था वो यही था, आई मीन 90% तक। अच्छा, तो अभी जो फर्दर आप जो अभी थर्ड बैच होगा आपका इंशाल्लाह, तो उसमें भी कोर्स लाइन तकरीबन यही होगा? असल में मैं थर्ड बैच जो है वो मैं प्लान नहीं कर रहा हूँ, मैं आई बिलीव कि मैं अच्छा। ये मेरा लास्ट बैच हो। अब अगर कोई न्यू डेवलपमेंट हुई, हाँ, मैं कोई न्यू न्यू कोर्स आउटलाइन जो है वो डेवलप कर कर पाया, या मेरे पास अगर इतना टाइम हुआ, तो उस पे कभी मे भी शायद मैं कोई नई चीज़ जो है वो डेवलप करूँ सिखाने के लिए। अदरवाइज मेरा एज सच प्लान नहीं है कि मैं कोई थर्ड बैच जो है वो अनाउंस करूँगा। क्योंकि अनफल भाई, ये जो मैंने उसमें हम मैंने जब अभी एक्सट्रीम कॉमर्स में जो मैंने डिप्लोमा किया था, उसके अंदर भी उन्होंने हमें रिकॉर्डिंग देने से मना कर दिया था कि जी हम्म हम रिकॉर्डिंग नहीं देंगे आपको, इसलिए कि ये मार्केट में सर्कुलेट होती है। हम्म। उन्होंने कहा था कि जी हम एक लाइव आपको जो है वो कैंपेन दिखाएंगे, वो भी रिकॉर्डेड थी, और उन्होंने वो रिकॉर्डिंग भी देने से मना कर दिया था इसी वजह से कि जी मार्केट में सर्कुलेट होती रहती है जी। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि जो अनएथिकल जो आपकी प्रैक्टिसेस है मार्केट में, वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं। एग्जैक्टली, वो आई मीन पहले मैं भी यही करता था। मैंने 21 में जो अपना एक ट्रेनिंग बैच किया था, तो वहाँ पर मैंने रिकॉर्डिंग जो है वो अलाउ नहीं की थी। अ, लेकिन वो फिर ऑब्वियसली कुछ स्टूडेंट्स के जेन्युइन रीजंस होते हैं, ब्लड से हमारे जी बैच में भी कुछ जो है वो आउटसाइड पाकिस्तान जो है वो रहते हैं, उनके लिए फिजिकली क्लास अटेंड करना वो पॉसिबल नहीं है, सो वो रिकॉर्डिंग पे ही रिलाई कर रहे होते हैं। तो कुछ जेन्युइन इश्यूज भी हैं, कुछ के इंटरनेट के, कुछ के इस तरह के भी मसले होते हैं, टाइमिंग से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, सो उनके वो जेन्युइन रीजंस वाले भी हैं, तो वो रिकॉर्डिंग अवॉइड भी नहीं कर सकते। सो बहरहाल, आई मीन व्हाट्स डन इज डन, सो अनफाल भाई, एक बात बताएं कि अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कोई टिप्स दें कि हम क्या करते रहें कि हम अपग्रेड होते रहें, जो मार्केट में या इंटरनेशनल की जो चीज़ें हो रही हैं पीपीसी के हवाले से, तो हम उसके बारे में अपग्रेड अपने आप को करते रहें। उसमें कोशिश ये करें कि देखिए, जो सबसे आसान तरीका है ना अपने आप को अपडेट रखने का, वो ये है कि आप दूसरों को सिखाना शुरू कर दें, सही। या दूसरों के सवालों के जवाब देना शुरू कर दें। सो उसमें बहुत सारी सवाल जो है वो आपके सामने ऐसे आएंगे कि जिसकी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास नहीं होगी। ठीक। तो फिर वो इंफॉर्मेशन आप सीख करोगे कि यार ये क्या चीज़ है, या ये क्या आई मीन टूल है, या ये क्या फीचर है। सो उससे आपकी इंफॉर्मेशन या आपकी जो स्किल नॉलेज है वो कंसिस्टेंट अपडेट होती रहेगी। सो इस पर्टिकुलर एरिया को अपना दिन का बेशक आधा घंटा, या आप वीकली बेसिस पे कोई डिसाइड कर लें कि मैंने वीकेंड पे जो है वो लाइक से फेसबुक के ये ग्रुप्स हैं, अगर आप पीपीसी से स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, तो जी पीपीसी के ये स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं, मैं इन पे जाके लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स करने की कोशिश करूंगा। और अगर किसी क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं पता, तो मैं उस का आंसर जो है वो ढूंढने की कोशिश करूंगा। सो अगर आप यही प्रैक्टिस जो है वो करते रहते हो, तो विद इन 3 to 6 मंथ जो है ना, वो आपकी स्किल जो है वो 2x 3x पे जा चुकी होगी। सही। ठीक। तो अनपल भाई, इसमें जो आपने जो सारी चीज़ें कराई हैं, तो बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में इसमें आपकी रिसर्च वर्क, खुद से आपकी इंडिविजुअल रिसर्च वर्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमें जो पीपीसी कराया है उसमें तो इन चीज़ों का कोई नामो निशान भी नहीं है जो नहीं, आपने उनका भी हमें नहीं, नहीं, कराया है। मैंने खुद डेवलप किया है भाई, ये कहीं जी पे नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि वीडियोस तो हमारे लिए एक तरह से सरमाया है सारी ज़िंदगी की, कि हम उसको देखते रहें और उससे हमें बहुत कुछ लर्न, क्योंकि एक दफ़ा ज़ाहिर आपने एक सेशन कराया है, तो एक दफ़ा से तो लर्निंग नहीं होगी हर चीज़ की, वो तो हम जब तक जी जी। उसको बार बार देखेंगे नहीं, तो जाहिर है कि उसको बार बार देखने से हमारे और सवालात डेवलप होंगे, जो हम आपको वक्तन वक्तन आपको हम डिस्टर्ब करते रहेंगे इंशाल्लाह। जी जी, उस पे ये है कि मैं वीडियोस तो आप लोगों के पास ऑब्वियसली रहेंगी। जी सो मैं बस ये एक है कि क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड
मेरा प्लान है कि मैं फेसबुक पे कोई ग्रुप वगैरह जो है वो क्रिएट कर लूँ, क्योंकि अभी भी जो मेरे मल्टीपल बैचेस हुए हैं, अराउंड कोई मेरे ख्याल से कोई 300 प्लस स्टूडेंट्स हैं ओवरऑल। तो मैं सोच रहा हूँ कि उनका एक कलेक्टिवली अगर उनको सबको फेसबुक व्हाट्सएप के बजाय फेसबुक ग्रुप्स की तरफ मूव कर दिया जाए, सो वहाँ पर आप अपने क्वेश्चन पोस्ट भी कर सकते हो, सो और फिर अपनी रिसर्च वगैरह भी शेयर कर सकते हो, तो वो एक छोटी कम्युनिटी जो है वो बन जी सकती है वहाँ पर, जिसकी बेसिस पे जो सवाल कर रहा है या जो जवाब दे रहा है उसको भी हेल्प मिल रही है, और बाकी जी ओवरऑल सबको कलेक्टिवली उसमें एक सॉर्ट ऑफ हेल्प मिल रही है कि वो चीज़ जो है वो वहाँ पर डेवलप हो जाएगी। जी अनफॉलो बिल्कुल बहुत जल्द शुरू कर रहे हैं इसको, ताकि हम भी उससे फ़ायदा उठाएं। नहीं नहीं, वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि ये बैच खत्म होने के बाद मैं एक सॉर्ट ऑफ ग्रुप फॉर्म करूं, फेसबुक पे फॉर्म करूं। ये पिछले बैच के बाद भी ये बात निकली थी, तो वो फिर रह गया। लेकिन अब ये कि मैं वो ग्रुप फॉर्म करके कोशिश करेंगे कि हम वहाँ पर मूव ऑन कर जाएं, और फिर ऑब्वियसली उसमें लेट्स से कि वो एक जब कम्युनिटी बन जाती है ना, और जहाँ से कम्युनिटी में एक सॉर्ट ऑफ क्वालिटी इंफॉर्मेशन शेयर होना स्टार्ट हो जाती है, तो हो सकता है कि वो एक आपके लिए अपॉर्चुनिटीज भी वहीं से क्रिएट होना जी स्टार्ट। एग्जैक्टली, ठीक बिल्कुल। है, कि क्लाइंट्स आपको वहीं से मिल रहे हैं, या कोई एजेंसीज में जॉब जो है वो आपको वहीं से मिल रही है। सब वो नई नई अपॉर्चुनिटीज जब एक सॉर्ट ऑफ कहीं पर वैल्यू का प्रोपोर्शन जो है ना वो ज्यादा स्टार्ट हुए ना, तो वो ट्रैफिक उसकी तरफ डाइवर्ट होता है फिर। अनफॉल भाई, आपसे पाल मुलाकात भाई, कैसे हो सकती है? जी जी। आपसे मुलाकात किस तरह हो सकती है? क्या आपसे मिलना चाहें अगर तो? मैं तो अवेलेबल हूँ भाई, मैं तो बड़ा इजीली एक्सेसिबल हूँ। सर को डिनर करवाना पड़ेगा। नहीं तो नहीं, डिनर पे लोकेशन हम जा बताएं सकते सर। हैं, खासतौर पे जो कराची में हैं अवेलेबल स्टूडेंट्स, तो वो तो डेफिनेटली और मैं डिनर पे लेके जाता हूँ। मैं खुद डिनर स्टूडेंट्स मुझे नहीं करवाते, मैं लोगों को डिनर पे लेके जाता हूँ। लास्ट सर इस बैच दफ़ा में मैं हम लेके गया था। तो जी सर इस दफा हम लोग अरेंज करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर, तो उसको प्लान करते हैं इंशाल्लाह। मुझे भी बहुत टाइम हो गया, मैंने कोई एज सच कोई गैदरिंग वगैरह नहीं की है विद अमंग द स्टूडेंट्स। ओवर वैसे तो चलती रहती है, लेकिन ओवरऑल स्टूडेंट्स के साथ, फैकल्टी मेंबर्स के साथ जो है वो ओवरऑल, सो इसको इंशाल्लाह प्लान करते हैं। जो लोग कराची बेस्ड हैं वो उसमें डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर फ्यूचर में अगर कभी इस्लामाबाद, लाहौर या इन पेशावर साइट्स पर आना हुआ, विजिट हुआ, तो वहाँ पर भी कुछ चीज़ें प्लान की जा सकती हैं। अनफॉल भाई, आपकी लोकेशन क्या है कि आपसे मिल सकें, और मैं तारिक टाइमिंग से रोड पे आप? रहता हूँ। तारीख रोड पे रहते हैं? जी जी। ठीक है अनसार तो भाई, फिर। ओवरसीज पाकिस्तानियों के बारे में क्या ख्याल है आपका? यार वो फिर आप आप लोगों सबको को वीडियो कॉल पे लेंगे। नहीं, आपको वीज़ा भेजना पड़ेगा मुझे, और टिकट भी। नहीं, चाइना चाइना का वीजा बहुत आसान है, इजीली मिल जाएगा आपको। यार चाइना में तो फिर वो चाइना का वीज़ा तो मिल जाएगा, लेकिन आई डोंट नो खाने वाने का क्या प्रॉब्लम होता है वहाँ। नहीं, मुस्लिम रेस्टोरेंट्स मिलेंगे आपको यहाँ पे, उसकी फिक्र नहीं करें आप। ओके ओके। वैसे चाइना जाने वाली जगह है, अच्छी जगह है, विजिट एटलीस्ट एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए चाइना जाके। सर बहुत अच्छी जगह है, आए जरूर आए। पाल भाई, आपकी टीम जी का जी। स्ट्रक्चर क्या है एजेंसी में? क्या स्ट्रक्चर फॉलो अच्छा कर रहे हाँ, हैं? मैंने एक टॉपिक जो हमारा रह गया टीम मैनेजमेंट का, ठीक है, तो उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। तो मैं उसी में स्ट्रक्चर जो है ना वो कवर अप करने की कोशिश करूँगा। सो बेसिकली जो मैंने पीपीसी डिपार्टमेंट में खास तौर पे अपने, आई थिंक मैंने ये चीज़ आपको पहले भी कम्युनिकेट की थी कि टीम मैनेजमेंट जो है ना, अगर लेट्स से कि कोई एजेंसी जो है वो आप फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करते हो, ठीक है, सो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिलायंस डिपेंडेंसी जो है वो आपके ऊपर होगी, ऑपरेशनल लेवल के ऊपर भी। लेट्स से कि आप डे वन से अ, इस पोजीशन पे नहीं बैठ सकते कि आप सिर्फ सुपरवाइज करेंगे और बाकी जो है वो आपके टीम मेंबर जो है वो उसके ऊपर काम कर रहे होंगे, ठीक है। सो वहाँ पर आपको बहुत सारा काम जो है वो खुद करना पड़ता है, ठीक है, और वर्कलोड जो है वो आपको बेयर करना पड़ता है, ठीक है। सो कोशिश वहाँ पर आपने ये करनी है कि जब आप एक इनिशियल फेज में हो, टीम बिल्डिंग के लेवल के ऊपर इनिशियल फेज में हो, सो वहाँ पर आप जो जो जॉब फंक्शंस ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है,
सो वो जॉब फंक्शंस जो हैं वो आपकी उसके उन जॉब फंक्शंस की जॉब रोल्स की क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए। लेट्स से कि मैं अपनी सॉर्ट ऑफ एजेंसी में फाइनेंसेस को भी मैं देखता हूँ, ठीक है। अब ऑब्वियसली वहाँ पे मेरा काम जो है वो सुपरवाइज करने वाला है, मैं खुद परफॉर्म नहीं करता। लेकिन अगर लेट्स से कि मेरी टीम जो है वो बहुत लिमिटेड होती, वो एक दो बंदों के ऊपर रिलाई कर रही होती, या मैं अगर अर्ली डेज की बात करूँ, 2020 की बात करूँ, तो वहाँ पे मैं फाइनेंसेस जो है वो खुद देखता था अपने, ठीक है। इसी तरीके से क्लाइंट कम्युनिकेशन जो है वो मैं खुद देखता था। टेक्निकल चीज़ों यानी पीपीसी मैनेजमेंट जो है वो मैं खुद देखता था। इसी तरीके से जो थर्ड पार्टीज वेंडर्स वगैरह से डीलिंग करना, वो मैं खुद देखता था। तो ये मेरे सॉर्ट ऑफ जॉब रोल्स थे। अब जब मैं इनको स्केल अप करने की पोजीशन में आ जाता हूँ कि जब मैं मजीद रिसोर्सेज हायर कर सकता हूँ, अब मेरे पास मेरे रेवेन्यूज बेहतर हो गए हैं, मेरा बजट जो है वो अलाउ करता है कि मैं मजीद रिसोर्सेज जो है वो ऑनबोर्ड कर सकूं। सो मैं अब इन फंक्शंस को डिप्यूट करना स्टार्ट करूंगा। लेट्स से कि मैंने एक फाइनेंस का रिसोर्स हायर कर लिया, सो मैं जो काम फाइनेंस वाला कर रहा था, मैंने वो काम उसको हैंड ओवर कर दिया और मैं सुपरवाइजरी रोल में आ गया। जो मैं डे टू डे ऑपरेशन मैनेज कर रहा था, मैंने वो उसको डिप्यूट कर दिया और मैं सुपरवाइजरी रोल में आ गया। इसी तरीके से मैंने कोई पीपीसी के रिसोर्सेज हायर कर लिए, सो अब मैंने वो पीपीसी वाला पार्ट जो है वो डे टू डे मैनेजमेंट जो है वो उनको हैंड ओवर कर दी और मैं सुपरवाइजरी रोल में आ गया। सो इस डिप्यूट काम को, वर्कलोड को शेयर करने की वजह से मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है कि अब मेरे पास टाइम अवेलेबल होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि पहले मेरी इन्वॉल्वमेंट लेट से 90 टू 100% थी, अब मेरी इन्वॉल्वमेंट जो है वो कम होती जा रही है। वो 70% पे आ गई, वो 60% पे आ गई, वो 50% पे आ गई, ठीक है। सो अब मेरे पास टाइम बचता है किन चीज़ों के ऊपर काम करने का, प्रोसेसेस पे काम करने का, कंट्रोल्स पे काम करने का, अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने का या उसकी ऑटोमेशंस पे काम करने का। इन एरियाज पे मुझे फोकस मिलता है कि अब जो काम जो हम डे टू डे बेसिस पे कर रहे हैं उसको कैसे ऑटोमेट किया जा सकता है, कैसे उसको स्टैंडर्डाइज किया जा सकता है कि उसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो बना लिया जाए कि अब जो भी आएगा वो यही प्रोसीजर जो है वो फॉलो करेगा, ठीक है। चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो पीपीसी मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो एचआर से रिलेटेड हो, चाहे वो सेल्स से रिलेटेड हो, वो हर प्रोसेस को आपने उसकी प्रॉपर एसओपीज जो है वो बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और उनको उसमें जिस हद तक ऑटोमेशन हो सकती है उसकी ऑटोमेशन जो है वो करना स्टार्ट कर दी। उसमें लेट्स से आपको टूल्स बाय करने पड़ रहे हैं या उसको टूल्स आपको डेवलप करवाने पड़ रहे हैं, या कोई आपको मार्केट में अवेलेबल टूल यानी कोई सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशंस जो अवेलेबल हैं वो आपने एज सच एज इट इज जो है वो बाय कर लिए, व्हाट्सएवर जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो। सो इस तरीके से जब आप मल्टीपल टीम्स या रिसोर्सेज उनको चैनलाइज कर लेते हो, अपने डिपार्टमेंट जो है वो स्टेबलाइज कर लेते हो, जो कि पहले इंडिविजुअली आप खुद एज अ पूरे होल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे थे, अब वो सेगमेंटेड होते होते वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, उसमें रिसोर्सेज आना स्टार्ट हो चुके हैं। सो वहां पर अब जो एक चैलेंज, एक नया चैलेंज आपके पास अराइज होगा, वो ये होगा कि रिसोर्सेज का टर्नओवर, कि जो रिसोर्सेज हैं वो रिटेन, उनको रिटेन रखना और उनको लॉन्ग टर्म बेसिस पे रिटेन रखना, वो एक सॉर्ट ऑफ चैलेंज आ जाता है। नॉर्मली रिसोर्सेज आते हैं, काम सीखते हैं, आप उनको ट्रेन करते हो 3-4 महीने जो है वो, उसके बाद जो है वो फिर स्विच कर जाते हैं, वो या तो फ्रीलांसिंग साइट पर चले जाते हैं या वो अपनी एजेंसी बनाने की तरफ चले जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो अब एक प्रॉब्लम है और उसको आप अवॉइड भी नहीं कर सकते। आप हर एक को हायर सैलरी भी ऑफर नहीं कर सकते, आप हर एक को प्रमोशंस भी ऑफर नहीं कर सकते, आप हर एक को बेनिफिट्स, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट है। और वो एम्प्लॉय या वो पर्टिकुलर पोजीशन जो है वो इतने ज़्यादा कंपनसेशन जो है वो आपका बजट जो है उसको अलाउ नहीं करता। सो उसको बैलेंस करने के लिए ज़रूरी ये होगा कि आपका इन पैरेलल जो है ना, वो कोशिश करें कि अगर जब आपकी टीम ग्रो करना स्टार्ट करती है तो साथ साथ आप इंटर्नशिप प्रोग्राम भी डेवलप करना स्टार्ट करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी एजेंसीज में। इंटर्नशिप प्रोग्राम से क्या होगा कि आपके बैकअप रिसोर्सेज जो है ना वो बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको ये रिटेंशन का जो प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ रहा है, तो आपका एक इंटर्नशिप
प्रोग्राम जो है या एक सॉर्ट ऑफ आप 3 महीने 6 महीने की इंटर्नशिप कराते हो, जहाँ पर आप जो इंटर्न्स हैं उनके लिए उनको एक सॉर्ट ऑफ स्टाइपेंड भी दे रहे हैं, एक डिसेंट अमाउंट है, और साथ साथ उनको एक वर्क एक्सपीरियंस मिल रहा है, प्लस आप उनको उनके टेन्योर के बाद जो है वो एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर देते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो उनके लिए भी एक विन विन सिचुएशन हो जाती है कि हमें ऑन जॉब जो है वो एक एक्सपीरियंस मिल गया है, और उसकी बेसिस पे हमें आगे कैरियर में जो है वो बेनिफिट मिल सकता है। आपको उस चीज़ से बेनिफिट क्या मिल रहा है कि आपके पास अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बैकअप रिसोर्सेज जो है वो रेडी हो रहा है। सो फॉर एग्जांपल उन्हीं ड्यूरेशन में अगर आपका कोई रिसोर्स कोई स्विच करना का प्लान करता है और आपके लिए फिर नेसेसरी हो जाता है न्यू हायरिंग की तरफ जाना, तो सबसे पहले आप उन इंटर्न्स को ऑनबोर्ड कर सकते हो, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके सिस्टम को जानते हैं, वो ऑलरेडी आपकी पॉलिसीज आपके प्रोसीजर्स को जानते हैं, वो ऑलरेडी आपकी जो टीम है उसके साथ काम कर चुके हैं। सो और आपके पास उनके हवाले से बेहतर इंसाइट मौजूद है कि कौन किस लेवल का रिसोर्स है, किसमें कितना स्पार्क है, कितनी टेक्निकल नॉलेज किसके पास है, कितनी नो हाउ है। सो उस बेसिस पे आपका एक सॉर्ट ऑफ एक बैकअप रिसोर्स का एक सॉर्ट ऑफ पूल बन जाता है, जो कि आपको आगे बेनिफिट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है? और अगर आप इस टूल को मज़ीद इंक्रीज़ कर सकते हो, तो वो फिर आप हर रिसोर्स के अगेंस्ट जो है वो एक सक्सेशन प्लानिंग जो है वो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने अपने सॉर्ट ऑफ पीपीसी डिपार्टमेंट जो थे वो मल्टीपल लेयर्स थे, ठीक है? मल्टीपल लेयर्स आई मीन वो कैसे थी कि मैं आई मीन हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, उसके मेरे अंडर जो है वो एक सीनियर पीपीसी मैनेजर है, उस सीनियर पीपीसी मैनेजर के अंडर जो है वो मल्टीपल कोई 3-4 पीपीसी मैनेजर्स हैं। फिर उन हर पीपीसी मैनेजर के अंडर जो है वो 2 या 3 जूनियर पीपीसी मैनेजर्स हैं। फिर उन जूनियर पीपीसी मैनेजर के पास जो है वो पीपीसी असिस्टेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं, 2-2 3-3 4-4 हर एक के पास। और फिर उनके पीपीसी असिस्टेंट के अलावा पीपीसी इंटर्न्स भी मौजूद हैं हर एक के पास, वो भी 2-2 या 1-1 2-2 हर एक पीपीसी या जूनियर पीपीसी मैनेजर के पास जो है वो असिस्टेंट मौजूद हैं, या इंटर्न्स मौजूद हैं। वो इंटर्न्स का काम जो है वो असिस्टेंट वाला ही है, यानी वो जॉब रोल या उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ फ़र्क ये है कि असिस्टेंट एक परमानेंट रोल है, इंटर्न जो है वो एक टेम्परेरी रोल है, एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए है। अगर वो टाइम पीरियड फिनिश कर लेता है, तो वो उसके बाद हो सकता है कि उसको परमानेंट रोल ऑफ़र कर दिया जाए, या उसके बाद हो सकता है कि वो उसे सॉर्ट ऑफ लीविंग सर्टिफिकेट दे दिया जाए कि वो आपका इंटर्नशिप पीरियड जो है वो कवर अप वो कंप्लीट हो चुका है, एंड वो कल से जो है वो कहीं और काम अपना देखना जो है वो स्टार्ट कर सकता है, ठीक है? क्योंकि आपकी वहाँ पे एज़ सच कोई कमिटमेंट नहीं है, आपने कमिटमेंट जो है वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड की ही की थी फॉर द इंटर्नशिप रीज़न। सो उससे क्या होता है कि वो अब एक पूरी एक चेन ऑफ रिसोर्सेज आपके पास बनी हुई है। सो वो वही चेन ऑफ रिसोर्सेज हर रिसोर्स का एक सक्सेशन है, यानी मेरा सक्सेशन जो है वो सीनियर पीपीसी मैनेजर है, सीनियर पीपीसी मैनेजर का सक्सेशन जो है वो पीपीसी मैनेजर है, पीपीसी मैनेजर अगर मूव करता है तो उसको रिप्लेस करने के लिए जूनियर पीपीसी मैनेजर मौजूद है, जूनियर पीपीसी मैनेजर रिजाइन करता है तो उसको रिप्लेस करने के लिए कोई पीपीसी असिस्टेंट जो है वो मौजूद है, पीपीसी असिस्टेंट रिजाइन करता है तो उसकी रिप्लेसमेंट पीपीसी इंटर्न के तौर पे मौजूद है। सो वो आई मीन ये लेवल जो है वो ऑब्वियसली आपके पास उस वक़्त आएगा जब आपकी टीम जो है वो अच्छी खासी ग्रो कर चुकी होगी। तो वहाँ पर आप हर एक पोज़ीशन के लिए जो है वो बैकअप जो है वो डेवलप कर पाओगे। लेकिन जब तक आप ये नहीं कर पाते, सो उससे पहले आप ये कर सकते हो कि आप इंटर्नशिप प्रोग्राम के थ्रू अपनी जो एक बिल्कुल जो असिस्टेंट लेवल वाली, एग्ज़ेक्टिव लेवल वाली पोज़ीशन है, उसके लिए एक सॉर्ट ऑफ बैकअप प्लान रेडी कर सकते हो कि एटलीस्ट ये कि बिल्कुल भी आपके पास ऑप्शन ना हो। सो एटलीस्ट ये कि आपके पास कुछ ऑप्शन या कुछ रिसोर्स पूल जो है वो मौजूद हो, जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ही ट्रेन हुआ है, उसकी ट्रेनिंग्स उसकी स्किल सेट के हवाले से भी आपको नॉलेज है। सो उसी की बेसिस पे फिर आप उनको हायर भी कर लो, और आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टर्नओवर रेट जो है वो उसके थ्रू जो है वो सॉल्व हो जाए। दूसरा जो आदत है कि आपके ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन में जैसे-जैसे आप ग्रो करते जाएँगे, तो आपको बहुत से ऐसे रिसोर्सेज़ भी मिलेंगे जिनमें बहुत ज़्यादा स्पार्क होगा, जो आपके की एम्प्लॉइज़ होते हैं बेसिकली, जिनकी बेसिस पे यानी एम्प्लॉइज़ में भी जो ना किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन में जो एक रेशियो होता है की एम्प्लॉइज़ का, वो भी 80-20 का ही रेशियो होता है लगभग। कि 20% ऐसा रिसोर्स होता है कि जो ओवरऑल ऑर्गेनाइज़ेशन को चला रहा है।
बाकी जो है ना 80% वो हैं जो बस आई मीन वो डे टू डे बेसिस पे वो काम करते हैं, और उनको उनको रिप्लेस करना इज नॉट अ चैलेंज। चैलेंज उस वक्त क्रिएट होता है जब ये 20% में से कोई रिसोर्स जो है ना वो एग्जिट की बात करता है। सो इनकी एम्प्लॉयज को रिटेन करना और इनकी एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट करना, उनको प्रॉपरली कंपनसेट करना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उनके लिए ज़रूरी ये है कि उनके ग्रोथ प्लान्स आपके सामने मौजूद होने चाहिए। उनकी ग्रोथ पे आपका क्लियर फोकस होना चाहिए कि यार इनको कैसे ग्रो करवाना है, कि इनकी इनकम अगर लेट्स से कि आप उसको आज 100 के पे कर रहे हो, तो कैसे ये मैं इसको 150 पे लेके जाऊं, कैसे इसको 200 पे लेके जाऊं, कैसे इसको 500 के ऊपर लेके जाऊं। ठीक है। सो उन रिसोर्सेज की ग्रोथ के ऊपर उनके के ऊपर कंटिन्यूसली आपको काम करना पड़ेगा, ताकि उनके स्टेक जो है वो कंपनी में इन्वॉल्व रहें। और जब उनके स्टेक जो है वो इन्वॉल्व होंगे, लेट्स से कि आप एक अच्छा कंपनसेशन प्लान जो है उनको पे कर रहे हो, सो वहां पर होता ये है कि अब मेरे मतलब लेट्स से मुझे बहुत अच्छी सैलरी जो है वो ऑफर हो रही है कंपेयर टू एक ऐसा रिसोर्स जिसकी सैलरी जो है वो 30-40 थाउजेंड। ठीक है। अब वो 30-40 थाउजेंड $100 हुआ, $120 हुआ। ठीक है। सो अब मैं एक ऐसा रिसोर्स हूँ जिसको 30-40 हज़ार रुपये मिलते हैं सैलरी, इन टर्म्स ऑफ सैलरी। ठीक। अब मेरे लिए ये डिसीजन लेना कि यार मैं ये जॉब छोड़ता हूँ, मैं फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ, तो मैं 100-150 डॉलर तो बना ही लूंगा। ठीक है। तो मेरे लिए ये डिसीजन जो है वो लेना आसान है, मेरी बार्गेनिंग पावर ज्यादा है कंपेयर टू द ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी कंपनसेशन इतनी कम है कंपेयर टू कोई ऐसा रिसोर्स जिसकी सैलरी जो है वो लेट से 1500-2000 डॉलर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, $1000 है। अब उसके लिए $1000 इमीडिएटली फ्रीलांसिंग से जनरेट करना, वो ऑब्वियसली वो आई मीन इतना इजी काम तो नहीं है, ऑब्वियसली वो चैलेंज है कि $1000, ऑल्दो कि बेशक आपकी नॉलेज जो है वो आपका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा हो, लेकिन एक चैलेंज तो है ना कि क्लाइंट को क्लोज करना और वो सैलरी जो है वो अचीव करना। तो वो एक सॉर्ट ऑफ बार्गेनिंग पावर जो है वो वहां पे क्रिएट कर देता है कि जहां पर मेरे स्टेक्स ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, तो मेरे लिए उस पर्टिकुलर जॉब को क्विट करना भी सॉर्ट ऑफ एक थिंकिंग का पॉइंट बन जाता है कि वेदर आई शुड रिजाइन। और अगर मैं रिजाइन करता हूँ तो मेरे ऑल्टरनेटिव मेरे पास क्या मौजूद है, मेरे पास आई मीन मेरी इतने फाइनेंशियल जो करंट कंपनसेशन जो मुझे मिल रही है वो मैं कैसे अचीव कर पाऊंगा। ठीक है। सो वो सॉर्ट ऑफ इतना इजी नहीं होगा, और वही आपका बार्गेनिंग पावर जो है वो इंक्रीज करता है। और इसको आप कंसिस्टेंट बेसिस पे अपनी रिसोर्सेज के साथ जो है वो इस पर्टिकुलर एरिया को ग्रो करते रहे, उनके स्टेक्स को ग्रो करते रहे, ताकि क्योंकि जब आप उनके प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे ना, यानी उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, लेट्स से कि सैलरी से रिलेटेड इश्यूज हैं, वो आपने रिजॉल्व कर दिए, आपने उनके मेडिकल्स को प्रोटेक्ट किया, आपने उनकी जो अभी आई डोंट नो आप लोगों ने भी शायद वो एक पॉडकास्ट देखी हो यूनिलीवर के सीईओ के रिलेटेड। सो जब उन्होंने अपनी टीम को कंपनसेट करना स्टार्ट किया, उनके उनकी जो राइट्स को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट किया, उनकी नीड्स को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट किया, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना स्टार्ट की, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, सो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो एलिवेट करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि अब वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को एज मतलब उसकी ओनरशिप जो है वो सॉर्ट ऑफ ले लेते हैं। और आपकी जो ओवरऑल, चाहे वो एजेंसी हो, चाहे वो कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो एम्प्लॉयज के ऊपर डिपेंडेंट होती है, ना कि आपकी पॉलिसीज या आपकी प्रोडक्ट्स के ऊपर। वो डिपेंडेंट है कि आपके एम्प्लॉयज का मोटिवेशन लेवल क्या है, आपके एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस क्या है, आपके एम्प्लॉयज की डेडिकेशन लेवल क्या है। सो अपने एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट करना जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनको मोटिवेट रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनको इंगेज रखना, उनको ग्रोथ के पास पाथवेज देना, और उनके नीड्स को सिक्योर करना, उनको प्रोटेक्ट करना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब वो उस पर्टिकुलर एरिया से सॉर्ट ऑफ वो सिक्योर कर लेते हैं ना, तो उनका पूरा कंसंट्रेशन जो है वो फिर काम की तरफ आ जाता है, और अपनी परफॉर्मेंस को मज़ीद बेहतर बनाने की तरफ आ जाता है, और अपनी जो वर्किंग की लाइफ साइकिल है या अपनी रिलेशनशिप है जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने की तरफ आ जाता है। तो वहाँ पर
सॉर्ट ऑफ कंपनी उनकी परफॉर्मेंस भी बढ़ती है और उसका इम्पैक्ट जो है वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जो उसकी ऑब्वियसली बेटरमेंट की तरफ जो है वो नजर आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड किसी का कोई सवाल? जी अनफाल भाई, आपने ये जो अभी सारा एजेंसी का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया, टीम फॉर्मेशन और जी जी। ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल है जब आप एक अच्छा बिजनेस इनफ्लो मेंटेन करें। तो आप ऐसी क्या प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं जिससे आप अपना एक अच्छा बिजनेस इनफ्लो मेंटेन कर रहे हैं? यानी कि आपके प्रोजेक्ट एक्वायर करने के क्या एक प्लेटफॉर्म है या मल्टीपल प्लेटफॉर्म है, आप जी, क्या टेक्निक्स उसमें यूज़ ना करते हैं? आपको आई मीन अपने चैनल्स जो है ना वो मल्टीपल रखने पड़ेंगे। आप किसी एक चैनल के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। लेट्स से कि आई बिलीव आपने बताया था कि आप अभी करंटली जो है वो सिर्फ अपर के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, राइट? जी लेकिन आप अपर लेट्स से वो ड्राई आउट हो गया, फिर आप क्या करोगे? सो आपके मल्टीपल सोर्सेज होने चाहिए, मल्टीपल जहाँ से आपको सेल्स की लीड्स आ रही हो, सेल्स कन्वर्जन आपको मिल रही हो, और वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। वो अपवर्क है, वो फाइवर है, वो लिंक्डइन है, वो फेसबुक है, वो इंस्टाग्राम है, वो टिकटॉक है, वो ट्विटर है। सो वो बहुत बहुत सारे सेल्स चैनल जो है, वो ईमेल मार्केटिंग है, वो गूगल पीपीसी, गूगल है इटसेल्फ है। सो तमाम चैनल्स को सिक्योर करना एटलीस्ट, मतलब या एटलीस्ट ये कि आपके पास ऑल्टरनेट जरूर मौजूद हो, जिसकी बेसिस पे आप सेल्स जनरेट कर पा रहे हो, ताकि अगर एक चैनल डिस्टर्ब होता है तो उसकी वजह से आपका ओवरऑल बिजनेस जो है ना वो ये ना कि कंप्लीटली शट डाउन हो जाए। तो आपने ये सब चीज़ें मैनेज करने के लिए बिजनेस डेवलपर्स रखे हुए हैं जो मतलब जो वो डिपार्टमेंट्स हैं, आउटरीच करते हैं? वो डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो कोई जो उनका कोर एरिया है, सो उससे रिलेटेड रिसोर्सेज वहाँ पर मौजूद हैं। लेट्स से अपर के लिए अपर की रिसोर्सेज मौजूद हैं, एसईओ के लिए एसईओ की रिसोर्सेज मौजूद हैं, जो सेल्स हैं, आई मीन सॉर्ट ऑफ एक जनरल सेल्स होती हैं, टेली सेल्स होती हैं, सो उससे रिलेटेड वो लोग, आई मीन लोकली ऐसे रिसोर्सेज मौजूद हैं जो कि टेली सेल्स में अच्छे। तो आप जो चैनल यूटिलाइज करने की तरफ जा रहे हो, सो उसी से रिलेटेड आपको वो एक्सपर्ट बंदा जो है वो चाहिए होगा, जिसका काम है कन्वर्जेंस ला के देना। इंस्टाग्राम और टिकटॉक से आप अमेजोन का काम कैसे एक्वायर कर सकते हैं? थोड़ा सा ब्रीफ कर सकते हैं? देखो यार, ऑडियंस तो हर जगह मौजूद है ना। ओके। ऐसा तो नहीं है ना अमेजोन सेलर टिकटॉक या इंस्टाग्राम यूज ही नहीं करता, करता होगा ठीक ऑब्वियसली। है। तो अगर आप उससे रिलेटेड कंटेंट जो है वो शेयर करते हैं वहां पर, तो मे बी आपको वहां से भी सेल्स चैनल जो है वो डेवलप कर लें। क्योंकि देखें, एक होता है फेसबुक, क्या है फेसबुक पे जो मार्केटिंग हो रही है, या ओवरऑल सोशल मीडिया पे जितनी भी मार्केटिंग हो रही है, वो तो विदाउट इंटेंट हो रही है ना। मतलब आप फेसबुक के कोई चीज परचेज करने के लिए तो नहीं जाते हो, या आप इंस्टाग्राम कोई चीज परचेज करने के लिए तो नहीं जाते हो। वो तो फिर भी उसके बावजूद जो है वो वहां पर आपको एड्स ही एड्स जो है वो नजर आ रहे होते हैं। ये सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस एड्स हैं। अवेयरनेस की आपकी तो आप नॉलेज, कि आपकी नॉलेज में आ गया कि ये चीज जो है ना मार्केट में मिल रही है। अब मतलब वो इसका जो कन्वर्ट करे या ना करे, वो आई मीन ऑब्वियसली उसमें कन्वर्जन रेट जो है वो बहुत लो होंगे, लेकिन आपने एक एटलीस्ट अवेयरनेस तो बिल्डअप कर दी ना कि भाई आप ये सर्विसेज या ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो ऑफर करते हैं। मतलब हमें आप ये कहना चाह रहे हैं कि लेट्स से इंस्टाग्राम का हैंडल या फेसबुक का पेज बना के उसके एड्स रन करें और एक रेलिवेंट ऑडियंस को टारगेट करें तो हो सकता है। वैसे अब तो फेसबुक की ऑडियंस टारगेटिंग काफ़ी ब्रॉड हो गई है। नहीं, उसमें हम ऑर्गेनिकली बिल्डअप करने की कोशिश करें, हैशटैग्स यूज करें, आप नहीं करें पेड। ठीक है। आई मीन वो स्लोली एंड ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही जो रेलिवेंट ऑडियंस होगी वो खुद आपके पेज को फॉलो करना स्टार्ट कर देगी। मतलब एक सोशल प्रेजेंस प्रेजेंस बनानी पड़ेगी हमें। सॉरी? सोशल प्रेजेंस बनानी पड़ेगी। जी बिल्कुल, वो तो ऑब्वियसली अगर आप एक ब्रांड या कंपनी की बात करते हैं तो वो तो सोशल प्रेजेंस तो जरूरी है ना उसके लिए। और दूसरा अनफाल भाई, लेकिन फिर ये बात वहीं पे चली जाएगी क्योंकि बस मैं अपवर्क से एक्वायर करता हूँ क्लाइंट्स, तो वहाँ पर काइंड ऑफ कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ गया है। इस सेंस में कि हर बंदा टीपीसी पे आ गया है अमेजोन पे। हम्म। वो फिर मेरे ख्याल है इस चीज़ को एनकाउंटर करने के लिए मल्टीपल सेल्स चैनल ही ओपन करने पड़ेंगे। एब्सोल्युटली।
ज़रूरी है वो तो। मतलब सिर्फ अपवर्क पे आप रिलाय नहीं कर सकते, आपको मल्टीपल चैनल्स की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक। अच्छा, मैं यहाँ पे जो कुछ सवाल आए थे ग्रुप में, वो देख लेता हूँ, उनको अगर हम आंसर कर लें एक दफ़ा, और उसके बाद फिर हम ऑब्वियसली वाइंड अप करते हैं। So if someone asks in an interview, what's your ranking strategy? What should we cover for this question? Keep it in mind, has to be शॉर्ट, ठीक है। यहाँ पर ऑब्वियसली आप ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड जो है वो बात करेंगे, इसको आई मीन इसको बड़ा डिटेल में हमने डिस्कस किया है इन द रैंकिंग का जो सेक्शन था। सो ऑब्जेक्टिव की तरफ ही हम बात करेंगे कि हमारे ऑब्जेक्टिव जो है वो इनिशियल ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, और उसकी बेसिस पे हम किस तरीके से स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकते हैं। तो वो ऑब्जेक्टिव को सामने रखते हुए फिर आप वहाँ पे कम्युनिकेशन करोगे, तो आई बिलीव कि आपको इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। We would love if you could give us a dedicated lecture that covers topic about client, how to answer different questions from client effectively। बड़ा जेनेरिक सा सवाल है, आई कैन आंसर दैट, ठीक है। हाँ, इसमें बस ये है कि अपनी कम्युनिकेशन जो है वो कॉन्फिडेंट रखें प्लीज़। उसके लिए अगर लाइट से कि आप फॉरेन बेस्ड क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, और वहाँ पर इंग्लिश कम्युनिकेशन है, और वहाँ पर इंग्लिश में ऑब्वियसली हमारी मदर टंग जो है वो इंग्लिश नहीं है, और उसमें अगर हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम वगैरह होता है, तो उसमें कोशिश हमने ये करनी चाहिए कि अपना पेस जो है ना वो आप स्लो रखो। आई मीन स्पीकिंग जो आपकी है उसको स्लो रखो, आहिस्ता आहिस्ता वर्ड्स को कम्युनिकेट करें। उसमें अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है दैट डजंट मैटर, लेकिन ये चीज़ जो है वो आप कॉन्फिडेंटली उसको बता सकोगे, उसको कम्युनिकेट कर सकोगे। हाउ ऑफन एंड इन व्हाट वे शुड वी प्रोवाइड रिपोर्ट्स टू क्लाइंट अबाउट पीपीसी सिंस इट टेक टाइम टू सी रिजल्ट्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो चीज़ें हैं, जो 3 रिपोर्ट्स मैंने बताई हैं कि वो आप वीकली, फोर्टनाइटली और मंथली बेस्ड रिपोर्ट जो है वो ड्राइव कर सकते हो। उसमें उनका स्ट्रक्चर जो है वो, या कौन सी रिपोर्ट की तरफ आप जाना चाहते हो, उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या रखना चाहते हो। इनिशियली जो है, जब कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, आप उसमें वीकली रिपोर्ट जो है वो रख सकते हैं कि वीकली बेसिस पे आप उनकी रिपोर्ट जो है वो शेयर कर रहे हैं, और उसमें आप केपीआईज को सॉर्ट ऑफ जिन केपीआईज जो इम्पोर्टेंट केपीआईज हैं उनकी परफॉर्मेंस जो है वो आप शेयर कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर साथ साथ जो मंथली बेसिस पे आप एक क्लोजिंग रिपोर्ट जो है वो दे सकते हो, कि जिसमें आप अपनी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के साथ साथ अपने फ्यूचर के प्लान्स भी उसमें, यानी अपनी स्ट्रैटेजी भी, फ्यूचर की स्ट्रैटेजी, आपके क्या प्लान्स हैं, क्या क्या चीज़ें जो है वो आप टारगेट कर रहे हो, उसमें आपने फोरकास्टिंग को भी एक सॉर्ट ऑफ पार्ट बना दिया कि फ्यूचर के एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है वो आप क्या देख रहे हैं। सो उन चीज़ों के अराउंड, ताकि क्लाइंट को ये कम्युनिकेट किया जा सके कि आपके फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं, और किस तरफ या किस डायरेक्शन में जो है वो आपका उसका अकाउंट जो है वो जा रहा है। What important things should we remember when starting a project, and how can we meet our clients' expectations? आई थिंक इसमें मैं काफ़ी दफ़ा बात कर चुका हूँ, तो एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड जो है वो सेल फोरकास्टिंग वाले अगर आप सेशंस देखें तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा वहाँ पर। व्हाट शुड वी मेंशन फॉर द सैलरी एक्सपेक्टेशन फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। पीपीसी मैनेजर, जूनियर पीपीसी मैनेजर, ठीक है। अच्छा, इस पे आई बिलीव कि जो मैंने आई मीन मैं रिसेंटली रिसर्च कर रहा था, सो ऑन एन एवरेज जो अगर तो आपके क्लाइंट जो है ना वो फॉरेन बेस्ड है, ठीक है। सो वहाँ पर जो पीपीसी मैनेजर जो आई मीन जिनका रिलेटिवली लो एक्सपीरियंस होता है, वो 1500 यानी 1500 टू $1800 तक जो है वो मंथली बेसिस पे चार्ज करते हैं, ठीक है। बट यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि जब एक गोरा चाहे वो यूके का हो, यूएस का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, जब वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, फिलीपींस इन कंट्रीज से रिसोर्स हायर कर रहा है, सो ही इज एक्सपेक्टिंग अ लो पे रेट, ठीक है। सो ये तो मैंने आपको एक बेंचमार्क वहाँ का बता दिया है कि यहाँ वहाँ पर बेंचमार्क ये है कि आई मीन जो इनिशियल सैलरीज हैं दैट इज 1500। सो अगर आप एक गोरे क्लाइंट से कम्युनिकेट कर रहे हैं, और वो सैलरी जो है वो आपको ऑफर कर रहा है, सो वो डिपेंड करता है कि वो
प्रोजेक्ट की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। सो आप वहाँ पर 500 to 1000 तक भी जा सकते हो कि डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि वहाँ पर आपकी अपनी रीड भी जो है वो मैटर करती है कि आपकी रीड क्या है कि ये किस नेचर का क्लाइंट है। सो वहाँ पर आप $1000 तक जो है वो डिमांड कर सकते हो। आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आपका एक्सपोजर ज़्यादा है, सो वहाँ पर सैलरीज जो है वो 2000-2500 तक भी उस मार्केट में चली जाती है। तो वहाँ पर हम अपनी कंपैरेटिवली 1500 पे जा सकते हैं, ठीक है, या 1800 पे जा सकते हैं, और मैक्सिमम साइड पे हम 2000-2500 तक जा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सैलरीज, ठीक है। सो उसके लिए कोशिश ये करें कि अपने क्लाइंट को थोड़ा सा स्टडी करें। और मैं पर्सनली मेरी अप्रोच ये रहती थी कि मैं इनिशियली जो है ना मैं फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो नहीं करता, यानी सैलरीज पे बहुत ज़्यादा मैं फाइट नहीं करता। मैं कोशिश मेरी होती है कि मैं पहले जो है वो रिजल्ट्स रिजल्ट्स को ऑन द टेबल रखूं, अपनी परफॉर्मेंस शोकेस करूं, और उसके बाद फिर अपनी सैलरी की डिमांड जो है वो डिसाइड करूं। ओके, और कोई सवाल तो नहीं रह गया आई बिलीव। अच्छा, पाकिस्तानी क्लाइंट में ऑब्वियसली अगर आप पाकिस्तानी क्लाइंट्स को आ जाते हैं तो वहाँ पर ये रेट जो है वो एक बिगनर के लिए 250 300 तक चला जाता है कि जिस पे वो पॉसिबली कन्वर्ट हो जाए। मैक्सिमम साइड पे आप जाते हो तो वो 500 to 800 तक आप जा सकते हो पाकिस्तानी क्लाइंट के साथ, डिपेंडिंग ऑन द वर्कलोड यू हैव। ठीक है। अच्छा, सर सब आपका रिकमेंडेड टाइम, सर हम इस सब में डेली कितना टाइम डेडिकेट कर सकते हैं, कि आपकी क्या रिकमेंडेशन है? देखिए, अगर लेट्स से कि जो नॉर्मल यूएस बेस्ड क्लाइंट्स होते हैं ना, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं 30 to 40 आवर्स अ वीक, और उसमें अगर आप 5 दिन काम कर रहे हो तो दैट मीन्स के वो 8 आवर्स जॉब है, यानी आपको दिन के 8 आवर्स जो है वो उनको देने हैं। सो आप 30 to 40 आवर्स पर वीक जो है वो काउंट कर सकते हैं इस सैलरी के लिए। यानी आप इन टोटल 4 वीक्स में, यानी पूरे मंथ में ऑलमोस्ट कोई 120 से लेकर 160 आवर्स तक जो है वो उसको दे रहे होंगे। अच्छा, उसमें वीकेंड जो है वो आपका ऑफ होगा। थैंक यू सर। जी सबा, आपने हैंड रेस किया हुआ है। जी सर, मैं ये पूछना चाह रही थी, ये जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था रैंकिंग स्ट्रेटेजी का, कि अगर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन किया जाता है तो उसको कैसे आंसर करें। असल में उस वक्त मैं एक फॉर्म फिल कर रही थी जॉब के लिए, उसी से रिलेटेड मुझे आपको डिस्कस करना है कि जब हमें कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो या तो फेस टू फेस इंटरव्यू में ऐसे टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, या फिर एक फॉर्म की सूरत में वो इनिशियल स्क्रूटनी कर लेते हैं बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चंस करके। अब इंटरव्यू में तो हम उनको चलें एक बता सकते हैं, वो इंटरेक्टिव हो जाएगा, लेकिन अगर फॉर्म में ये मेंशन है कि व्हाट्स योर रैंकिंग स्ट्रेटजी, और हमें बड़ा प्रिसाइजली इसको मेंशन करना है, और अगला बंदा एक्सपेक्ट कर रहा है वो स्ट्रेटजीज इस तरीके से कि क्या कैंपेन्स होंगी, किस तरह हम रैंक करेंगे, तो आपका इस पे क्या टेक ऑन है? देखो, उसमें तो आप ये चीज़ बता सकते हो ना, वहाँ पर जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं कि हमें पता है कि स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा जूस क्रिएट करता है रैंकिंग के लिए, ठीक है। तो हम पहले उसकी बात करेंगे कि हमारा आप आप कितना बजट एलोकेट जो है वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट को करेंगे। अच्छा, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट में भी आप कौन से मैच टाइप जो हैं वो यूज़ करेंगे, वो एग्जैक्ट की तरफ आपका ज़्यादा फोकस होगा या फ्रेज या ब्रॉड की तरफ जो है वो ज़्यादा फोकस होगा। सो वो जो चीज़ें हमने, और फिर किस सिचुएशन में लेट्स से कि अगर वो कोई बहुत ज़्यादा कम्पेटिटिवनेस है तो वहाँ पर आप किस तरीके से टैकल करोगे, और अगर वो लो कम्पेटिटिव है तो वहाँ पर आप किस तरीके से टैकल करोगे। तो वहाँ पे कोई कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं देना हमने, सिचुएशंस इस तरीके की सिचुएशन को, यानी इस तरीके के सवाल को कैटर करने का तरीकेकार ये होगा कि आप वहाँ पर सिचुएशंस के बेसिस पे जनरलाइज बात करें कि आपकी स्ट्रैटेजी में स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट की तरफ आपका ज़्यादा फोकस होगा रैंकिंग पर्सपेक्टिव के लिए, और अगर कंपेटिटिव सिचुएशन है तो आप किन कॉम्बिनेशंस के अराउंड अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो ज़्यादा फोकस करेंगे, किन कीवर्ड्स के अराउंड स्ट्रैटेजी जो है वो ज़्यादा फोकस करेंगे, और अगर लेस कंपेटिटिव है, लो सीपीसी वाले हैं, तो उसमें आपके क्या कॉम्बिनेशंस होंगे। तो इस तरीके से उस चीज़ को आंसर करने की कोशिश करें।
ठीक है सर। और सर उसी फॉर्म में एक और भी टेक्निकल क्वेश्चन था, मैं यहाँ पे चैट में वो पेस्ट कर रही हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस के फिर हम क्या आंसर दें? If there is a keyword wooden chopping board and we want to improve organic rank from 50 to top 3 position, what step will you take? What KPI you will monitor on daily basis and why? ठीक है। अब अच्छा, यहाँ मेरा मेरा सवाल पहले आपसे कि ये जो टॉप 3 पोजीशंस हैं ये क्या मतलब, फर्स्ट पेज की टॉप 3 ये ऑर्गेनिक पोजीशंस? पोजीशंस की बात कर रहा है, आई बिलीव, ठीक है। क्योंकि want to improve organic from 50 to top 3, तो ये ऑर्गेनिक रैंक को टॉप 3 पे अचीव करना चाह रहे हैं, यानी टॉप 3 पे आपकी प्रोडक्ट जो है वो रैंक कर जाए ऑर्गेनिकली। तो अब इसमें भी हम इनको स्ट्रेटेजी बताएंगे कि पहले आपकी ऑप्टिमाइजेशन होगी, आपकी प्राइसेस, एसईओ और इस हर चीज को देखा जाएगा। ये यहाँ से स्टार्ट करना है इसका आंसर? नहीं 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 नहीं, नहीं। यहाँ पे तो केपीआईज इंपॉर्टेंट केपीआईज जो है वो डिटरमाइन करेंगे कि एक रैंकिंग स्पेसिफिकली रैंकिंग पर्पज से अगर आप जा रहे हो, तो हमने उस चीज को क्या डिस्कस किया था कि अगर हम किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पर रैंक करना चाहते हैं, सो दैट मीन्स कि हमारा फोकस जो है वो कन्वर्जेंस होगा, सेल्स होगा। ठीक है, हमारा फोकस जो है वो पीपीसी बजट नहीं होगा, हमारा फोकस जो है वो सीपीसी नहीं होगा, और हमारा फोकस जो है वो एक्ॉस या आरओएस नहीं होगा। अगर वो 100% भी आ रहा है, डजेंट मैटर, हमें अगर रैंक करना है उसको और हम चाहते हैं कि उसको ऑर्गेनिकली रैंक करना है, तो हम इन चीज़ों को कंसिडर नहीं करेंगे। सो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट केपीआईज आ जाते हैं वो ये आ जाते हैं कि आपका ट्रैफिक कितना है, पीपीसी बजट कितना स्पेंड हो रहा है, कितना बजट जो है वो एलोकेट हो रहा है, कितने क्लिक्स जो हैं वो उसको ओवरऑल आ रहे हैं। वहाँ पर आप उनकी बेंचमार्किंग से रिलेटेड सॉर्ट ऑफ रेफरेंसेस दे सकते हो कि सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस कितने क्लिक्स जो है वो बता रहा है वहाँ पर, कि कितने क्लिक्स इस पर्टिकुलर सर्च टर्म पे जनरेट होते हैं। ब्रांड एनालिटिक्स क्या बता रहा है कि क्या हम उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर टॉप 3 पोजीशंस में मौजूद हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक के नहीं है। सो आप इन केपीआईज को ड्राइव कर सकते हैं कि आप अगर आप एक कीवर्ड को फोकस कर रहे हैं उसको रैंक करने के लिए, तो इन इन केपीआईज के ऊपर या इन इन डाटा पॉइंट्स के ऊपर आपकी नज़र होगी, आप इनको कंस्टेंट बहुत एग्रेसिवली मॉनिटर कर रहे होगे, और इनको इम्प्रूव करने के लिए जो कैंपेन्स आपको डेवलप करने की ज़रूरत होगी, उसमें ऑब्वियसली आप एग्जैक्ट कैंपेन्स की तरफ जाओगे, उसके थ्रू टारगेटिंग जो है वो स्टार्ट करोगे। उसमें आप सॉर्ट ऑफ उनके बजट जो है वो इंक्रीमेंट की तरफ जाओगे। आप प्लेसमेंट्स की बात करेंगे कि आप प्लेसमेंट्स क्या आप किस पर्टिकुलर प्लेसमेंट्स को जो है वो टारगेट करोगे। सो एक्सेट्रा आपने एक कैंपेन बना दी, और उस कैंपेन के साथ साथ आपने कौन कौन से केपीआई जो मॉनिटर करने हैं वो आपने डिफाइन कर दिया, तो वो ऑब्वियसली उस सवाल को आंसर आई मीन इसका आंसर जो है वो हो जाएगा उसमें कवर। तो सर आपको लगता नहीं है ये क्वेश्चन एक जस्ट वो एक होते हैं ना गेस क्वेश्चंस बेसलाइन चेक करने के लिए, ये उन क्वेश्चंस में से है, या ये वाकई एक ट्रिकी और हाई लेवल क्वेश्चन है, या ये बेसलाइन चेक करने के लिए है कि हाउ डज वन गो अबाउट सच अ सिनेरियो? देखिए, इसमें उसने ना ये ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ठीक है, सो इसमें कह सकते हैं कि आपकी फाउंडेशन या आपकी बेसिक्स जो है वो कितनी स्ट्रांग है, आप कॉन्सेप्चुअली कितने स्ट्रांग है, वो इस पर्टिकुलर सवाल से डिटरमाइन हो जाता है, क्योंकि वो स्पेसिफिकली आपसे रैंकिंग पूछ रहा है। सो रैंकिंग इज एन ऑब्जेक्टिव ना, वो आपको एक ऑब्जेक्टिव दे रहा है कि इसकी मुझे स्ट्रैटेजी बताओ। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट वीक होंगे या आपको नहीं पता कि आप डिफरेंशिएट करना नहीं जानते हो कि कौन सी कैंपेन रैंकिंग की है, कौन सी कन्वर्जन की है, कौन सी रिसर्च की है, कौन सी अवेयरनेस की है, सो वहाँ आप इस सवाल में प्रॉब्लम कर जाओगे। और अगर आप इसको आंसर कर दे तो दैट शोकेस कि आपके फाउंडेशन जो है वो स्ट्रांग है, और आपको पता है कि हर कैंपेन जो है वो एक उसका पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्टिव होता है, और उसी की बेसिस पे फिर आप उसका एनालिसिस करते हो। ठीक है सर। सर बस मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, और ये मेरे क्लाइंट की कैंपेन से रिलेटेड है। आपकी वीडियोस को फॉलो करके मैं कैंपेन्स इनिशिएट करती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उतना आउटस्टैंडिंग तो नहीं, लेकिन पीपीसी पे ऑर्डर्स जनरेट हो रहे हैं। अब एक मेरी ऐसी कैंपेन है, बेसिकली द क्लाइंट इज सेलिंग फेशियल केयर स्किन सेट। तो वो 6 सेट्स हैं, उसमें फेस वॉश भी है, तो मॉइस्चराइजर भी है, इस तरीके से है। अब उसका बड़ा जेनेरिक सा एक टर्म है स्किन केयर सेट, जिसको मैंने रिसर्च किया है, हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड है ये। और मैंने इस पे की थी फ्रेज मैच, बहुत ही खतरनाक किस्म की है आई नो, बट मैंने उसके साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया। अब हमें ऑर्डर्स भी मिल गए, लेकिन फ्रेज सर्च में स्किन केयर सेट पे ही ऑर्डर्स मिले हैं, लेकिन स्किन केयर सेट के साथ एक्स्ट्रा ऐसे कीवर्ड्स जनरेट हो रहे हैं सर्च टर्म में
कि मैं उसको नेगेट भी करना चाह रही हूँ, लेकिन फिर आपसे पूछना भी चाह रही हूँ कि कहीं ये स्टेप ज्यादा तो नहीं हो जाएगा। जैसे अब स्किन केयर सेट के साथ आ गया चाइनीज स्किन केयर सेट, जापानीज स्किन केयर सेट, मिनी स्किन केयर सेट गिफ्ट, इस तरह के फ्रेजेस जनरेट हो रहे हैं और उस पर हम ब्लीड कर रहे हैं, उस पर हमारी कॉस्ट आ रही है। तो अब क्या करूं, इनको चंक्स में वो लेकर उसमें चाइनीज जापानीज? अगर वो रेलेवेंट नहीं है और वहां पर आप कन्वर्ट भी नहीं कर रहे हो, तो उसको ऑब्वियसली आप फिर आपको नेगेट करने की तरफ भी जाना पड़ेगा। उसका अदरवाइज सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप आई मीन यहाँ पर सॉर्ट ऑफ माइग्रेशन की तरफ भी जा सकते हो, कि आप जिस पर्टिकुलर सेक्शन पे आपको कन्वर्जन आ रही हैं आप उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली माइग्रेट करना स्टार्ट कर दें। लेकिन फॉर नाउ आप उसकी जो नॉन कन्वर्टिंग सजेशंस हैं उनको नेगेटिव करके वो एटलीस्ट उसकी ब्लीडिंग को कंट्रोल करें। लेटर ऑन अगर आपको उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आता है जिस पे आपको कन्वर्जेंस मिल रही हैं, उसको उसकी फिर आप माइग्रेशन जो है वो एग्जैक्ट की तरफ भी लेके जा सकते हो। तो सर इसमें नेगेटिव किसको करना है? स्किन केयर सेट तो मेन जेनेरिक वर्ड है, उस पे ऑर्डर्स आ रहे हैं, उसके आगे और पीछे जो वर्ड्स ऐड हो रहे हैं चाइनीज, जापानीज, कोरियन, न्यूट्रोजीना, सेरावी, हम्म। इन सिंगल वर्ड्स को लेकर उनको नेगेट करूं या नहीं, पूरे आप टर्म पूरी को पूरी नेगेट सर्च करूं? टर्म को नेगेटिव एग्जैक्ट करेंगे। तो वो स्किन केयर सेट वो सप्रेस नहीं हो जाएगा उससे? नहीं नहीं नहीं, वो क्योंकि आप नेगेटिव एग्जैक्ट कर रही है ना, तो आप जी जापानीज स्किन केयर सेट को नेगेटिव करती हैं तो उसकी वजह से आपका स्किन केयर सेट जो है वो अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। और इसी के साथ जो बड़ी ब्रांड्स हैं उनका भी नाम आगे पीछे लग रहा है, उनका भी पूरा पूरा टर्म नेगेट कर लूं? हाँ, वो तो आप आई मीन सिर्फ उनको उनके ब्रांड नेम ऐड करके उनको नेगेटिव फ्रेज भी कर सकते हो। ठीक है सर, थैंक यू, बस यही मेरे क्वेश्चंस थे। ठीक है गाइस, सो आई बिलीव कि सर जी। मेरा भी यहाँ पे एक क्वेश्चन है। एक तो जो हम फोरकास्टिंग के हवाले से ही है, जो मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। सो हम्म। उसमें इशू ये आ रहा है कि अगर आपके पास नीश डाटा, क्योंकि हमने प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर को ही मेनली यूज़ कर रहे हैं, अब उसमें वो अवेलेबल नहीं है। अगर हमने सेल्स वगैरह सब एक्सट्रैक्ट कर लिए तो हम्म। फर्दर क्योंकि हमने ऑर्डर प्लेस करना है, न्यू लॉन्च है हमारी, तो उसकी फिर कन्वर्जन हमारी क्या परसेंटेज होगी उन सेल्स में से, उसको किस तरह देखा जाए? आपकी कन्वर्जन क्या होगी? मतलब मतलब अगर 5000 यूनिट, टॉप 10 जो सेलर्स हैं वो 5000 यूनिट सेल कर रहे हैं मंथ में, हम्म। और अब हम इसमें अगर सिर्फ असम्पशन है कि अगर हम इसमें से 35% फॉर एग्जांपल फर्स्ट मंथ में कैप्चर करेंगे और सेकंड में 45% पे चले जाएंगे, तो ये सिर्फ अज्यूम करें नंबर, तो इस पर इतना कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि अच्छा ये नंबर ठीक है या इसके बजाय कौन से नंबर कंसीडर करने चाहिए हमें। ठीक है, अगर वहां पर वो डाटा अवेलेबल नहीं है तो फिर बेटर इज कि आप अपना जो कन्वर्जन रेट अपने फोरकास्ट में इस्टेब्लिश करें ना, वो समवेयर अराउंड 10% ही रखें बाय डिफॉल्ट। पूरी पूरी मार्केट का 10%? मतलब जो कन्वर्जन मतलब रेट ये आपको मिलेगा। नहीं नहीं, मतलब ये क्लिक बेस पर नहीं है, ये है कि अगर मार्केट में सेल्स हो रही हैं 5000, तो उस मार्केट का शेयर हमारा हम कितना कैप्चर करेंगे? 5000 सेल हो रही हैं और उसमें से आप मार्केट शेयर क्या कैप्चर करेंगे, तो एज अ न्यू लॉन्च, एज अ न्यू उसके लिए भी तो सेलर। आपको कन्वर्जन रेट चाहिए होगा ना। हाँ जी, और वो किस तरह होगा जब हमारे पास ये सब डाटा नहीं है? सो मैं अच्छा, वही वो 10%, अच्छा अच्छा ठीक है। आप कन्वर्जन रेट ड्राइव करोगे उसकी बेसिस पे। एक सेल्स जनरेट करने के लिए आपके पास मतलब लेट से 10% है, तो आपको एक सेल जनरेट करने के लिए 10 क्लिक्स चाहिए। ठीक है, अब 10 क्लिक्स जो है वो लेट से उसकी एक क्लिक की कॉस्ट जो है वो 50 सेंट्स है। सो 10 क्लिक जनरेट करने के लिए आपका बजट जो है वो $5 का हो जाता है, कि आपको एक ऑर्डर जनरेट करने के लिए $5 जो है वो स्पेंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपका बजट जो है वो लेट से लिमिटेड है, वो $5000 है। ठीक है, हम्म। सो $5000 है, दैट मीन्स कि आप 1000 ऑर्डर्स जो है वो टारगेट कर सकते हो पूरे मंथ में, बेस्ड ऑन 10% कन्वर्जन रेट एंड 50 सेंट्स की बिट सीपीसी के ऊपर। लेकिन अगर ये सर एज अ न्यू लॉन्च हमारे अगर ज़ीरो रिव्यूज़ हैं और हमने वो जो डाटा निकाला था, जो स्कोर हमने डिटरमिन किया था, तो हम्म, वो इस फॉर्मूला में कहाँ पर आएगा? और ऐसा तो नहीं है कि हम हमारे रिव्यूज़ कम है और हम
जस्ट बजट लगा रहे हैं, तो 5000 में से हमने अगर अनलिमिटेड बजट है हमारे पास, तो हम 2000 3000 जो कि 50% मार्केट का बनता है, वो हम कैप्चर करना शुरू हो गए। नहीं ना, अब नहीं हो ऐसा सकता, हो सकता है? नहीं हो सकता, ऑब्वियसली नहीं हो सकते, क्योंकि प्रॉब्लम है इसके आपको कन्वर्जन जो है ना उस तरीके से तो नहीं मिलेंगे ऑब्वियसली। जी ना आप तमाम कीवर्ड्स के अराउंड अपनी विजिबिलिटी जो है वो क्रिएट कर पाओगे, वो तो आहिस्ता आहिस्ता जी इस्टेब्लिश होंगी। सो जी फर्स्ट मंथ में मार्केट शेयर तो अभी तो आई मीन फर्स्ट 3 मंथ्स तो आप मार्केट शेयर जो है वो कैप्चर करने की तरफ यानी उसके ऊपर फोकस ही ना करें ना। आपके जी इनिशियल फोकस जो है वो आपकी विजिबिलिटी, आपकी ट्रैफिक के ऊपर होना चाहिए कि किस तरीके से आपकी विजिबिलिटी और ऑर्गेनिक और स्पॉन्सर्ड रैंक की कवरेज जो है वो इस्टेब्लिश हो गई है और आपको उसकी वजह से सेल्स वेलोसिटी जो है वो अचीव हो गई, ठीक है। अब वो कितना परसेंट है वो फिर आप उसकी स्टेबलाइज होने के बाद उसको कंसिडर करें कि हाँ अब कहाँ पर आपके पास रूम मौजूद है कि जहाँ से आप मार्केट शेयर मजीद इंक्रीज कर सकते हो। अच्छा, न्यू लॉन्च जाते हुए हम बस अज्यूम कर लें कि हमारे पास 1500 पीपीसी के लिए स्पेंड का बजट है, और करंट सीपीसी क्या जा रहा है, हमारी 10% कन्वीनियंट है, तो हम कितनी सेल्स जनरेट करेंगे, इन नंबर्स पे बस काम करें। नहीं नहीं, फिफ्टीन और हंड्रेड उसके क्या अज्यूम बोला पर आपने? कि हमारे मैंने क्या बोला है मैंने ये बात की है कि अगर सीपीसी नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नहीं नहीं, मैंने बात की है कि हम जो पीपीसी स्पेंड है उसको फिक्स कर दें, ठीक है, 1500 या 2000, और उसकी बेस पर हम ये करें कि हमारा जो, क्योंकि हम ये डाटा तो निकाल सकते हैं ना सीपीसी कितना है हमारा सजेस्टेड, तो कितने हमें क्लिक्स पड़ेंगे और उन क्लिक्स पर कितनी कन्वर्जन हमें मिल रही है, मतलब रिवर्स कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे। एग्जैक्टली आपके पास तो मंथली मंथली टारगेटेड नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएगा, उसकी बेसिस पे आप फोरकास्ट जो है वो डेवलप कर सकते हो। वो पीपीसी की ऑर्डर रेशो आ जाएगी, उस पर हम एज्यूम कर लेंगे फर्स्ट मंथ में लेट्स से हमारे पास 20% ऑर्गेनिक का भी आना शुरू हो गया, तो इस बेस पर हम एज्यूम कर लेंगे अच्छा ये यस, ऑर्डर नंबर होना चाहिए हमारा। क्योंकि वो आपका वो ऑर्गेनिक रैंकिंग वगैरह इंप्रूव होती रहेगी तो वो भी इंक्रीज करता जाएगा, सो आपकी सेल्स जो है वो इंप्रूव होती जाएंगे विद टाइम। लेकिन इस सब में जैसे अब छोटी मार्केट्स हैं जैसे फ्रांस हैं, और कुछ यूके में ही अगर कुछ ऐसी नीश हैं जो कि सर्च वॉल्यूम जिनका कम है प्रोडक्ट्स का, तो उस फैक्टर को कैसे काउंट करें कि अच्छा ये तो इतना जनरेट ही नहीं कर सकती है मार्केट, जितना मर्जी हमारे पास बजट हो पीपीसी का। नहीं, उसमें तो हम एटलीस्ट ये कि हम मार्केट को भी तो कंसिडर करेंगे ना कि वहाँ पे सेल्स कितनी हो रही है। जी, इस सब में फिर वो सेल्स को किस तरह फैक्टरिंग करेंगे, अच्छा इतनी सेल्स हो रही हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन इस बारे में। नहीं नहीं, देखिए उसके लिए मतलब आप अपना जो जो जैसे बजट, अगर हम पीपीसी स्पेंड को अगर फिक्स कर रहे हैं तो इस सब में ठीक है, मैंने नहीं नंबर मैं निकाल लिया यहाँ नंबर ऑफ पे सेल्स। पीपीसी स्पेंड को आपको फिक्स करने की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जी, लिमिटेड, क्लाइंट ने आपको अलाउ नहीं किया कि इससे ज्यादा स्पेंड किया था। अगर अलाउ है हमें तो और अलाउ हमने तो डिसाइड करना है कि फिर आप अगर करने को 5,000 यूनिट टारगेट करें तो बेशक उसके लिए आपको 50,000 स्पेंड करना पड़ जाए। अ, लेकिन जितनी सेल हो रही है उस प्रोडक्ट की, उस हम्म। वाले नंबर को कैसे फैक्टरिंग करेंगे, अच्छा इतनी हो रही है तो इसमें से इतना हम कन्वर्ट कर लेंगे, इतना बजट हमें यूज करना वो चाहिए। तो नंबर हमारे पास अवेलेबल नहीं है ना, वही तो प्रॉब्लम है, वरना अदरवाइज तो ये सवाल ही नहीं आता ना। ठीक है। तो एक्चुअली तो वो आई मार्केट का गेस साइज ही हमें नहीं पता ना, क्यों? क्योंकि वो डाटा ही नहीं है हमारे पास, ना अमेजोन दे रहा है ना कोई और टूल दे रहा है। नहीं नहीं, जीएस के डाटा कोई अगर हम ले रहे हैं, देखिए फाइव जेएस थाउजेंड यूनिट सोल्ड हो रहे हैं। 5,000 यूनिट जो है वो कितने सेलर्स का है? टॉप 5 या टॉप जो 80% रेवेन्यू है वो 5000 यूनिट्स है। और ये सॉर्ट ऑफ टॉप 10 या 5 कंपेटिटर्स का है। और ये वही प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो आप प्रोडक्ट बेच रहे जी जी, सेम डिजाइन और वो सारा कुछ कंसीडर करके। हैं और वो मंथली 5,000 सेल कर रहे जी 5000 कर रहा। हैं, ओके। और उनके अलावा आप ये काम करो कि आप मजीद 5 कंपेटिटर्स अदर देन दीज 5 वो चेक करें कि उनके पास कितना शेयर है, ठीक है, ठीक है। और वो रिमेनिंग 20% होगा, मतलब अभी तो हमने ऊपर का देखा है ना। नहीं ना, तो मतलब आप ये मतलब जो आप कह रही हैं उसके हिसाब से तो वो 10 इन टोटल 10 सेलर के पास पूरी 100% मार्केट शेयर है, ऐसा नहीं होता ऑब्वियसली, ठीक है, उसमें सैकड़ों सेलर्स होंगे। सो यहाँ पर जी आपने डिटरमाइन ये करना है
कि जो टॉप 5 है उसके पास लेट से 5000 का सेल्स है, ठीक है। हम्म उसके बाद के जो 5000 है उनके पास लेट से 500 यूनिट जो है उनकी उनकी टोटल सेल जो है वो 500 है, ठीक है। तो इन टोटल जो टॉप 10 की जो ओवरऑल सेल्स है वो 5500 हुई, और जो जी टॉप 5 की है वो 5000 हुई। सो दैट मीन्स कि यहाँ पर ये चीज़ स्टैब्लिश हो जाती है कि मेजर चंक जो है वो टॉप 5 के पास ही है। सो वहाँ पर आप ये अजीम कर जी सकते हो कि हाँ 80% शेयर इनके पास अवेलेबल होगा। लेकिन अगर वो सिचुएशन ये है कि आपको आप जो नेक्स्ट 5 जो सेलेक्ट करते हो उनकी सेल्स जो है वो 4000 यूनिट्स है, ठीक है। जी तो दैट डजंट मतलब अब ये चीज स्टैब्लिश होती है कि भाई टॉप 5 के पास 80% नहीं है, उसके पास सिर्फ 30-40% ही होगा, जी ठीक है। सो उस नहीं लिहाज से इसमें मैंने ये सिर्फ असम्पशन नंबर दिए हैं कि टॉप 10 है या टॉप 5 है या 5000 है। मतलब अगर हम 80% मार्केट का जितना भी नंबर निकलता है, लेट्स से हमारा 5000 निकल रहा है, नहीं, यूनिट सेल हो रहे हैं, 30 मिनट तो उसमें 80% निकालने के लिए आपको 100% पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए। जी मैं रेवेन्यू जो हमारे टोटल जो नंबर मैंने निकाला है वो टोटल रेवेन्यू जो आता है हमारे एलिमेंट डिजाइन से रिलेटेड, वो उस टोटल रेवेन्यू का 80% रेवेन्यू कौन से सेलर लेके जा रहे हैं, वो जो 80% सेलर लेके जा रहे हैं रेवेन्यू उसकी वो कितनी सेल्स कर रहे हैं, उनकी टोटल सेल्स कितनी है, नंबर ऑफ सेल्स, और फिर ये नंबर टोटल आ जाएगा। नहीं ना, कैसे आएगा? देखिए, आप एक लिमिटेड नंबर ऑफ सेलर्स की बेसिस पे उसको अज्यूम कर रही हैं कि ये 100% मार्केट है। अच्छा तो मतलब इसमें आपके पास तो एक्चुअल नंबर ही मौजूद नहीं है ना कि वो मार्केट साइज क्या है। उसके लिए तो आपके पास हर हर सेलर का जो है वो डाटा मौजूद होना चाहिए, फिर आपको डिटरमाइन होगा कि 100% मार्केट साइज क्या है। फिर आप अज्यूम कर सकते हो कि इसका 80% क्या होगा और वो किसके पास मौजूद है, जी ठीक है। सो यहाँ पर आप एक सिंप्लीफाइड काम ये करें कि आपके आई थिंक मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप प्रोडक्ट वैलिडेशन शीट की तरफ चले जाओ, ठीक है। प्रोडक्ट वैलिडेशन शीट के ऊपर आप मार्केट सेगमेंटेशन करें और उसकी बेसिस पे रेवेन्यू एनालाइज करें, और सो वो आई थिंक आपको प्रॉपर डाटा जो है वो, और वहाँ पर आपको 5-10 नहीं, आपको 20-25-40 कंपैटिटर्स का डाटा जो है वो देखना पड़ेगा। फिर आप कोई प्रॉपर एनालिसिस जो है वो उसकी बेसिस पे बिल्डअप कर पाओगे। सर इसका ऑर्डर नंबर का आ जाता है डाटा हमारे पास, तो उसको फर्दर फर्दर किस तरह देखा जाए कि हम कितना देखें, अगर फोरकास्ट। आप ये अज्यूम कर लें कि जो फर्स्ट पेज है आपका उस पे जो कंपैटिटर्स मौजूद हैं, ठीक है, वो जितनी सेल कर रहे हैं उसको आप अज्यूम कर लें कि ये 70% ऑफ द सेल्स है ओवरऑल, ठीक है ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम एक और भी है ना यहाँ पर, वो ये है कि हर कीवर्ड के फर्स्ट पेज के सेलर जो है वो डिफरेंट होंगे। जी, लेकिन सेल्स का नंबर तो सेम रहेगा ना जो हमें वो दे सेल्स रहा है का नंबर टूल्स। सेम इस वजह से रहेगा कि वो कीवर्ड स्पेसिफिक नहीं होता। जी जो जेएस नंबर दिखाता है वो कीवर्ड स्पेसिफिक सेल्स नहीं दिखा रहा, वो ओवरऑल वो पर्टिकुलर सेलर कितनी सेल कर रहा है वो उसकी ये नंबर दिखा रहा है आपको, ठीक है। अब वो 70% जो है वो वेरी करेगा हर कीवर्ड के ऊपर, यानी एक मेन कीवर्ड आपने लिया उसके 70% सेल जो है वो लेट से 5000 यूनिट बन रही है। दूसरा कीवर्ड आपने चेक किया वहां पे 70% सेल जो है वो 4500 यूनिट जो है वो बन रही है। तीसरा आपने चेक किया उस पर 5500 यूनिट जो है वो बन रही है, ठीक है। सो वो कीवर्ड टू कीवर्ड जो है वो सेल्स वेरी कर रही होगी 70% पे। उसमें आप आई मीन एक काम ये कर सकते हो कि उसको उसके रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए आप ये काम जो है वो टॉप के 3 कीवर्ड्स के ऊपर कर लें। आपने पहले कीवर्ड की जेएस निकाला, ठीक है, उस पे जो फर्स्ट पेज पे जो कंपैटिटर्स आ रहे हैं उनकी सेल्स ली, ठीक है, उसका टोटल कर लिया। फिर दूसरे कीवर्ड पे यही परफॉर्म किया, फिर तीसरे कीवर्ड पे यही परफॉर्म किया। इन तीनों पे जो नंबर ऑफ यूनिट्स की सेल्स आ रही है उनको आप एवरेज आउट कर लें, यानी उनको सम अप करें और डिवाइडेड बाय 3 कर दें। जो रिजल्टिंग वैल्यू आएगी उसको आप समझ लें कि ये आपकी ऑन एन एवरेज फर्स्ट पेज की सेल्स है, और ये 70% है। मतलब ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि फर्स्ट पेज से 70% सेल्स जो है वो जनरेट हो रही है, ठीक है। सो हम उस ठीक नंबर को अज्यूम कर लेंगे कि ये 70% सेल्स ऑफ द ओवरऑल मार्केट है, ठीक है। आप उसको डिवाइड करेंगे 70% से, सो आपके पास 100% यूनिट्स का यानी आई मीन आपके पास पूरी मार्केट साइज जो है वो आ गया। उस मार्केट साइज की बेसिस पे
आपके पास अगर कन्वर्जन रेट हो और आपके पास सीपीसी हो, तो आपको ये पता चल सकता है कि आप कितने यूनिट जो है वो इस पर्टिकुलर मार्केट में टारगेट कर सकते हो, और उसको टारगेट करने के लिए आपको कितना स्पेंडिंग जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, और उसके बेस्ड पर ऑर्डर हो जाएगा हमारे। जी। ओके, थैंक यू। और सर इसके अलावा रिटर्न रेट के हवाले से क्वेश्चन था कि अगर हमारे कोई प्रोडक्ट हम मैनेज कर रहे हैं और इसमें रिटर्न रेट है 3.4% और इससे हाई, तो इसके ऊपर किस तरह काम किया जा सकता है, या फिर आई थिंक ये बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है। नहीं, उस पे रिटर्न रेट अगर वो मार्केट की नॉर्म है कि वो हर सेलर को वही रिटर्न रेट रिसीव होता है, तो फिर आप उसका कुछ कर नहीं सकते। वो वो बायर की या वो उस मार्केट की या उस पर्टिकुलर निश का सॉर्ट ऑफ हम्म ट्रेंड ही ये होता है। लेकिन अगर वो कुछ फिर स्पेसिफिक सेलर्स को आ रहा है, तो फिर उसको उनके रीजंस आइडेंटिफाई करके आप उसको उसके प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, वो फिर आप उसको उस तरीके से अवॉइड कर सकते हो। नहीं, अगर नीश ही ऐसी है जिसमें रिटर्न रेट हाई है थोड़ा सा फिर ओवरऑल, तो उसका कोई मोस्ट प्रोबेबली आप उसका कोई सोल्यूशन ना निकाल सके। अच्छा, उस पर काम नहीं करना चाहिए फिर। कर सकते हैं। आप उसको उसके रीजंस जो है वो इवैल्यूएट कर सकते हैं, उसके प्रॉब्लम्स भी रिजॉल्व करने की तरफ फोकस कर सकते हैं। लेकिन जहां पर निश में पूरी की पूरी निश में ही वही फैक्टर नजर आ रहा होता है ना, तो उसको हम्म रिमूव करना थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक टास्क है। वो नहीं होता, वो बायर बिहेवियर में वो एम्बेड है वो चीज। ओके, ओके, थैंक यू। ठीक है बस, सॉरी 1 घंटा ऊपर हमारा लग गया है, तो इंशाल्लाह अब अपनी इस कोर्स को वाइंड अप करते हैं। आई बिलीव के आप लोगों को काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी, और आप लोगों के पास वीडियो भी मौजूद हैं। सो बस अब यही है कि अगर आप पीपीसी को परस्यू करना चाहते हैं, तो बस लगे रहें, इसके ऊपर डेडिकेटेडली काम करते रहें। आई बिलीव कि इसमें पोटेंशियल अभी बहुत ज़्यादा मौजूद है, और साथ साथ सॉफ्ट स्किल के ऊपर भी अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा कंपैरेटिवली जो है वो एज मिलेगा। सो उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, वो फिर आप लोगों की अपनी स्ट्रैटेजी और उसके ऊपर वर्कआउट करेगा। सो इंशाल्लाह कहीं पर मैं हेल्प कर सकूंगा, ऑब्वियसली आप लोगों के सबके पास मेरा नंबर मौजूद है। सो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं कभी भी जब चाहें आप लोगों को, और मैं अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप लोगों को रिस्पॉन्ड भी कर दिया करूँगा। समटाइम मैं जल्दी रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, समटाइम मैं थोड़ा सा टाइम ले लेता हूँ। तो वो सिलसिला तो खैर चलता ही रहेगा, मिलने मिलाने का सिलसिला भी इंशाल्लाह चलता रहेगा। और बाकी बस मैं यही कहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। आप लोगों ने इतना टाइम जो है वो दिया, एंड होपफुली ये कोर्स जो है वो आप लोगों के लिए कुछ आसानियाँ पैदा करे, और आपको हेल्प करे आपके फ्यूचर के गोल्स अचीव करने में। और दैट्स ऑल, थैंक यू, थैंक यू।